सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंप्लीट साइंस की सीरीज जो है हमारे चैनल पर चली हुई है और इस कंप्लीट साइंस सीरीज को जो है हम 30 दिन में ख़त्म करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने टारगेट रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को जो है कंप्लीट करना है मेरे भाई। ठीक है, टोटली एनसीईआरटी का जो है सारा डेटा हमें इसके अंदर कवर करना है, जिससे आपके सीईटी मेंस के अंदर पूरी साइंस कंप्लीट हो जाए, ग्रुप डी के अंदर जो 15 मार्क्स की आने वाली है वो भी कंप्लीट हो जाए, और हरियाणा पुलिस में जो 15 मार्क्स की साइंस आने वाली है वो भी कवर हो जाए मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए आपको ये पूरी कंप्लीट सीरीज अंत तक जरूर देखनी है। और यकीन मानिएगा, एचएसएससी के लिए ही ये पूरा पैकेज काम नहीं आने वाला। ये पूरा पैकेज आपका इवन आप एसएससी 2026, DSSB 2026 या फिर रेलवे 2026 के लिए करने वाले हैं ना, तो वहां पर भी ये पूरी साइंस की प्लेलिस्ट जो है आपको काम आने वाली है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक बातें। अब मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देता हूं कहां तक हम पहुंच चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंप्लीट साइंस हमारा चला हुआ है। ठीक है, कंप्लीट साइंस चला हुआ है और ये हमारा 30 डेज के लिए चला हुआ है मेरे भाई। इसके अंदर जो है फिजिक्स में कंप्लीट करवा चुका हूं, आपने देखी भी होगी मेरे भाई। ठीक है, उसके अंदर हमने 10 चैप्टर किए थे। उसके बाद हमने ऐसे ही केमिस्ट्री को कंप्लीट किया था, उसके अंदर हमने 9 चैप्टर किए थे। और ये सारा हमने कैसे किया है? ये सारा हमने थ्योरी प्लस एमसीक्यू किया है मेरे भाई। दोनों चीजें आपको इसके अंदर मिलने वाली है, कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है आपके लिए कंटेंट के माध्यम से मेरे भाई। ठीक है, सारा एमसीक्यू और थ्योरी जो दिया गया है वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, अब हमारा क्या चला हुआ है? अब हमारा बायो चला हुआ है मेरे भाई। ठीक है, बायो में जो है आज हम यहाँ पर 5वां चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? 5वां चैप्टर यहाँ पर करने वाले। बता देता हूँ, पहला चैप्टर हमने बायो में कौन सा किया था? तो हमने जीव विज्ञान का सामान्य परिचय किया था मेरे भाई। ठीक है, जीव विज्ञान का थोड़ा सा बता देता हूं, हो सकता है कोई बच्चा नया जुड़ा हो, उसको समझना है कहां से कैसे चल रहा है और कैसे मुझे करना है मेरे भाई। ठीक है, जीव विज्ञान का सामान्य परिचय। सेकंड चैप्टर हमने कौन सा किया था? तो सेकंड चैप्टर हमने किया था जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण किया था। तीसरा चैप्टर हमने कौन सा किया था? जैव विकास किया था मेरे भाई। ठीक है, जैव विकास किया था। और इससे पहला चैप्टर जो है 4th चैप्टर, यानी कि कल तो हमारी क्लास हो नहीं पाई थी क्योंकि इंटरनेट की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, इंटरनेट खराब चल रहा था, इसी वजह से जो है वीडियो नहीं बन पाई थी मेरे भाई। ठीक है, और चैप्टर 4 की बात करूं तो कौन सा हमने किया था? कोशिका विज्ञान किया था। इससे पहले हमने कौन सा किया था? कोशिका विज्ञान किया था मेरे भाई। ठीक है, कोशिका विज्ञान किया था। और आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? तो आज हम कोशिका विज्ञान से एक स्टेप आगे जाने वाले हैं, यानी कि हम उत्तक की बात करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं मेरे भाई, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ये एक स्टेप जो है अप है मेरे भाई। किसका? कोशिका का। तो ये मान के चलिएगा, जो छोटी छोटी कोशिका होती है ना, उनसे ही मिलकर, मतलब कि एक कोशिका से उत्तक नहीं बनता, लाखों करोड़ों कोशिकाएं जब मिलती है ना, तो वो बनकर एक ग्रुप बना लेती हैं, और उसी ग्रुप को क्या बोला जाता है? उत्तक बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये सारी डिटेल हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सब कुछ आसान भाषा में समझाने वाला हूं, आराम से समझाने वाला हूं, इसीलिए शांति से बस सुनते रहना। हेडफोन लगा लो, लीड लगा लो कान में, और मेरी आवाज आराम से सुनते रहना, सब कुछ आपको समझ आएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे सारे एमसीक्यू हम करने वाले हैं मेरे भाई। जैसे कि आप सभी देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम सारा क्या देखने वाले हैं? एमसीक्यू देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे सारे एमसीक्यू हम करने वाले हैं, और एमसीक्यू से पहले हम इस पूरे चैप्टर का सारांश ले लेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ पे कहाँ गया? ये रहा, देखो यहाँ पे हम जो है कितने क्वेश्चन करेंगे? 25 क्वेश्चन जो है करेंगे। और इससे पहले जो है हम क्या करेंगे? पूरे चैप्टर का सारांश पढ़ लेंगे, अच्छे से चैप्टर को रीडिंग कर लेंगे मेरे भाई, जिससे हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यू करने में जो है ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको एमसीक्यू करने से पहले हमेशा जो है चैप्टर का सारांश पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप जज कर पाएंगे कि हाँ, इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू मैं निकाल लूंगा मेरे भाई। एमसीक्यू करने से आप ये जज नहीं कर सकते कि वो चैप्टर पूरा आपको आ गया है मेरे भाई। ठीक है, बाकी सारी जो भी आपके बहुत सारे डाउट होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप सुनना भी चाहते होंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एकमात्र मकसद है कि हमारा सिलेबस कवर करना, इतने अच्छे तरीके से कवर करना, ताकि जब हमारा प्रैक्टिस सेट का टाइम आएगा ना, वो सारी चीज़ें हमारे बस ऐसे करने से सोल्व होती रहे मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और यकीन मानिएगा, बहुत सारे
चीजें आएंगी आपको डिमोटिव करने वाली, नीचे खींचने वाली, आपका पैर पकड़ के नीचे खींचने वाली, ऊपर मत चढ़ भाई, नीचे आ जा, नीचे आ जा, ऐसे खींचने वाली दुनिया जहान की जो है आपको चीजें मिलने वाली है। तो उन्हीं चीजों से आपको जो है लड़ना है, लड़ाई करनी है, पेशेंस रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, और यही चीजें आपको जीत दिलाएंगी। यकीन मानिएगा, मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, नोटिफिकेशन पर हो गया या फिर रिजल्ट पर हो गया, अब तो बहुत कम कर दिया, स्टार्टिंग में थोड़े से बनाता था मैं, लेकिन मैंने देखा है लोगों का जो नेचर है ना, लोगों का बिहेवियर है, इतना गिरा हुआ है आप सोच नहीं सकते मेरे भाई। ठीक है, मैं मतलब भड़ास निकालनी है लोगों को, भड़ास निकालने से मतलब है, गाली देने से मतलब है मेरे। और यकीन मानना, ऐसे बच्चे पढ़ाई वाले नहीं होते, सिर्फ वो वही होते हैं बीच में जो मीडिएटर होते हैं ना, बीच में लात खींचने वाले, या फिर किसी के भेजे हुए, भाई ये ऊपर जा रहा है इसको नीचे खींचो कैसे ना कैसे। तो ऐसे बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ऐसे लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, अपना शांत बैठे रहना, घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहना। मैं भी ध्यान नहीं देता हूं, मैं कमेंट ऐसे लोगों के देखता ही नहीं हूं मेरे भाई। ठीक है, जितना इन लोगों से दूर रहोगे उतना ही बेटर रहेगा। आई बात समझ में? चलिए फटाफट अब हमारा चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। यहां से हमारा जो है उत्तक चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा उत्तक के बारे में एक दो डेफिनेशन लिखकर आपको जरूर यहां पर बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको सारी चीजें जो है समझ आएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल खाली पेज पर चलते हैं, लास्ट पेज पर, और यहां पे भी हम लिख लेते हैं एक बार के लिए, उत्तक लिख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, उत्तक से पहले मैं आपको बता देता हूं एक चीज, हमने इससे पहले उत्तक से पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? कोशिका पढ़ा था मेरे भाई। ठीक है, क्या पढ़ा था? कोशिका पढ़ा था। यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा, कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं मेरे भाई। कोशिका क्या होता है? सभी सजीवों, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन एक बार बता देता हूं, क्योंकि ये दोनों चैप्टर कौन से चैप्टर? कोशिका और उत्तक, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कहता हूं ये पूरी सीरीज आपको देखनी बहुत जरूरी है। सारे चैप्टर मैंने जो करवाए हैं ना, एक दूसरे से लिंक करके करवाए हैं, एक दूसरे का कहीं ना कहीं कनेक्शन है मेरे भाई। आई बात समझ में? पूरी सीरीज देखना और उसके बाद मुझे फीडबैक देना। यकीन मानिएगा, आप बिल्कुल भी अपने दिल से, अगर आप सच्चे स्टूडेंट होगे ना, सीरियस स्टूडेंट होगे, और आप पूरी ये प्लेलिस्ट देखेंगे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 30 चैप्टर है, इसके अंदर ज्यादा नहीं है। अगर 30 चैप्टर देख लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके मन से सिर्फ अच्छा ही अच्छा निकलेगा, एक भी चीज बुरी नहीं निकलेगी, क्योंकि मुझे पता है कितनी मेहनत की है ये प्लेलिस्ट बनाने में मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि कोशिका से ही आगे निकलेगा उत्तक बनेगा मेरे भाई। ठीक है, तो सभी सजीव मेरे भाई। ठीक है, सभी सजीव, ठीक है, सभी सजीव जीवधारियों की संरचनात्मक, ये परसों की जो हमारी क्लास आई थी ना, यानी कि इससे जो पहला चैप्टर आया था कोशिका, उसी की डेफिनेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं। सभी सजीव यानी कि जीवधारियों की संरचनात्मक, रचनात्मक ऐसे लिखेंगे ना, रचनात्मक और कार्यात्मक सबसे छोटी इकाई है मेरे भाई। ठीक है, कौन सी है? ये कोशिका है मेरे भाई। ठीक है, सभी सजीव जीवधारी कौन से है भाई? हम भी सजीव हैं, पेड़ पौधे भी सजीव हैं, जीव जंतु भी सजीव है। तो इन सभी की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, यानी कि कार्यात्मक और संरचनात्मक, वो इकाई कौन सी होती है? वो कोशिका ही होती है मेरे भाई। ठीक है, और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये भी याद रखना, ये डायरेक्ट पूछाता है। कोशिका के अध्ययन को, इसके अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कोशिका विज्ञान, या फिर क्या बोलते हैं मेरे भाई? साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये साइटोलॉजी भी याद रखना भाई, साइटोलॉजी, क्योंकि कई बार जो है, एक सेकंड अभी बताता हूँ, साइटोलॉजी कहते हैं। कई बार क्या है कि वो कोशिका विज्ञान नहीं देता, क्योंकि वो थोड़ा सा चालाक बनने की कोशिश करता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये साइटोलॉजी भी याद रखना, साइटोलॉजी कहते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी बिल्कुल ठीक है ना? अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर उत्तक के बारे में। ऐसे ही मैं अब आपको उत्तक की डेफिनेशन बता देता हूं मेरे भाई। ठीक है, उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे, ये भी लिख लो मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे मेरे भाई। तो चलिए उत्तक की डेफिनेशन हम समझ लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। कोशिका विज्ञान में हमने सीखा क्या था? अभी मैं आपको बता के आया हूं, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं, चलो, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे
छोटी इकाई है। ठीक है, यहां तक कोशिका के बारे में हुआ। अब हम चलते हैं मेरे भाई उत्तक के बारे में। तो उत्तक के बारे में आप सिर्फ इतना सा याद रखेंगे, बहुत सारी, जब लिखो यहां पे, जब, बहुत सारी से पहले जब लिखो, जब। अब क्या लिखेंगे, बहुत सारी, बहुत सारी एक जैसी कोशिकाएं, कोशिकाएं एक साथ मिल जाती हैं, मिल जाती हैं यानी कि ग्रुप बना लेती हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स मेरे भाई। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत छोटी छोटी इकाई जब मिल जाती हैं तो क्या करती हैं, कोई खास काम करने के लिए। मिल जाती हैं, और लिखो ना यहां पे, मिल जाती हैं और कोई खास काम। बस ये एक दो डेफिनेशन है, ये समझाने के लिए, बाकी ऊपर सारा लिखा हुआ है, डोंट वरी, वहीं पर चलेंगे। बस ये थोड़ा सा लिख के बता दूं आपको, कोई खास काम करने के लिए ग्रुप, ग्रुप कैसे लिखेंगे रे, ग्रुप यही हो गया ना, ग्रुप बनाती हैं, तो उसे, बस सिंपल सी बात है, तो उसे, तो उस समूह को, उस समूह को उत्तक कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, उत्तक कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण से समझाऊं, चलो उदाहरण भी दे देता हूं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उदाहरण से और अच्छे से समझ आएगा। कोशिका क्या है मेरे भाई, उदाहरण समझो, कोशिका क्या है, एक अकेला सैनिक है मेरे भाई। ठीक है, सैनिक है, एक अकेला सैनिक है। लेकिन वहीं हम उत्तक की बात करें तो उत्तक क्या है मेरे भाई, उत्तक क्या है, सैनिकों की पूरी एक टुकड़ी है मेरे भाई, सैनिकों की पूरी एक टुकड़ी जो मिलकर एक ही मिशन, एक ही मिशन पर काम कर रही हैं। आई बात समझ में? ऊपर जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी ना दोनों की, कोशिका की और उत्तक की, उन्हें के बस ये जो है उदाहरण मैंने यहां पर लिख दिए मेरे भाई। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं आगे, उत्तक के प्रकार देख लेते हैं। बस थोड़ा सा बता रहा हूं, यकीन मानना ये आपके लिए ही मैं लिख रहा हूं मेरे भाई, इतना, वरना मैं 20-25 क्वेश्चन करवाता और निकल जाता, मुझे कोई मतलब नहीं है आपको समझ आए ना आए, आपका सिलेक्शन हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि जहां पर आप हो ना वहीं पर मैं, वहीं से मैं भी निकला हूं मेरे भाई, 1 2 3 साल 4 साल पहले मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए मैं समझ पा रहा हूं आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। हर चीज आपको कहीं भी नहीं मिल सकती मेरे भाई, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो मैं लिख लिख के बता रहा हूं ना, यकीन मानिएगा ऐसे एक एक चीज आपको एनसीईआरटी में भी नहीं लिखी मिलेगी, ऐसे उदाहरण नहीं लिखे मिलेंगे। इसीलिए बोल रहा हूं, ये जो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं ना, जो पिछले 60 मार्क्स मैं यहां पर करवा रहा हूं, ठीक है, जो 60 मार्क्स का हमारा ये फ्री बैच चला हुआ है ना मेरे भाई, कब से चला हुआ है आप सभी को, कुछ बच्चों को पता भी है मेरे भाई, कुछ बच्चे काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो इसको लगभग जो है अगस्त 2025 से ये चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, तब से लगातार इसके अंदर वीडियो डाली जा रही है, और 250 प्लस वीडियो मैं अभी तक इस पूरे जो है बैच के अंदर डाल चुका हूँ, रिकॉर्डेड बैच जिसको बोलते हैं। ठीक है, करने को मैं कर देता इसको लॉन्च, लेकिन नहीं करना मेरे भाई, पैसों वाला लॉन्च नहीं करना मेरे को। आई बात समझ में? जिसको फ्री में पढ़ना है पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां आपका दिल करे वहां पे पढ़ो। मैं नहीं कहता कि कोई वहां पर पढ़ाई कर रहा है वहां पर ना करो, सिर्फ मेरे पास ना भाई, आप मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल करो, मल्टीपल बुक्स का इस्तेमाल करो, मल्टीपल टीचर्स का इस्तेमाल करो। अगर यूट्यूब पर कोई पढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, उसका ग्रहण करो मेरे भाई, कुछ ना कुछ एक लाइन ही सही, एक लाइन नहीं तो एक शब्द ही सही, आपको नया जरूर सीखने को मिलेगा मेरे भाई, और वही आपके दिमाग को एक्सप्लोर करता है मेरे भाई। रटा रटाया ज्ञान तो बहुत सारा पड़ा है, आप कहीं से ले लो, लेकिन आपको कुछ नया इनिशिएटिव करना पड़ेगा मेरे भाई। चाइना हमसे आगे क्यों है, पता है क्यों आगे? थोड़ा सा आपको बता देता हूं, शायद आपको पता भी हो। चाइना मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे चलो हमारा जो अभी कैरिकुलम चला हुआ है, स्टडी चली हुई है, हमारा जो सिलेबस होता है वो क्या चला हुआ है, आज भी हम यही पढ़ रहे हैं, हमारा इतिहास पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और भूगोल पढ़ रहे हैं। अब एक बात बताओ, एआई का जमाना आ गया है,
ठीक है ना। एआई का जमाना आ गया, आप यूट्यूब पर देखना स्टडी वाली चीजें भी जो है ना वो एआई से जनरेट करके वीडियो बनाई जा रही हैं। मतलब जो मैं यहां पर इतनी मेहनत करके लिख रहा हूं ना, इसको तो अब अपग्रेड नहीं मानते, इसको तो पुरानी स्टडी मानते हैं मेरे भाई। ठीक है, हालांकि वो चीज वो स्टडी भी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि एआई जो है गलत है या फिर घटिया है, उसका यूज बिल्कुल करना चाहिए अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन करना चाहिए। यहाँ पे चाइना की बात हुई थी, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हम आज भी पुराना पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं, पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं मेरे भाई। लेकिन एक बात बताओ, जो हम नौकरी करते हैं, चलो सरकारी नौकरी तो एक अलग बात होगी, एक बात के लिए मान के चलो, हमारी सरकारी नौकरी लगती है, हम प्राइवेट फील्ड में आ जाते हैं। ठीक है, प्राइवेट फील्ड में आप क्या नौकरी करोगे, या तो आप सेल्स की नौकरी करोगे, या फिर वीडियो एडिटिंग की नौकरी करोगे, या फिर आप फोटोशॉप कोई सॉफ्टवेयर चलाना सीख सकते हो, या फिर आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हो। ऐसे काफी सारे प्रकार के जो है नौकरियां हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। सिंपल सी बात है, करनी पड़ेगी ना। अब आप मुझे ये बताओ, सिक्स से लेके 12th तक आपने जो भी स्टडी की है, सिक्स क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है। अब इनमें से कोई एक भी चीज आपके काम आई? नहीं आएगी मेरे भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिलेबस बंद कर दो मेरे भाई, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, चाइना ने तो हालांकि ये पूरा सिलेबस बंद कर दिया अपना पिछले कुछ सालों से। उसने अपने सिलेबस में सिर्फ ये चीजें डाल दी हैं, कोडिंग डाल दी है, टेक्नोलॉजी डाल दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया है, टेक्निकल चीजों के लिए स्टडी डाल दिया है, ये सब चीजें डाल दी है अपने सिलेबस में। मतलब कि ये मान के चलो, वहां का जो 10-12 साल का बच्चा है ना, वो कोडिंग सीख रहा है मेरे भाई, और यहाँ पे हमारे बीसीए एमसीए वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं को कोडिंग नहीं आती है मेरे भाई। ये डिफरेंस है हमारे उसके बीच में। मैं ये नहीं कहता कि चाइना कोई अच्छा देश है या फिर हम कोई गंदे देश है, मैं किसी की कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता। मैं सिर्फ इतना सा कहता हूं मेरे भाई, अगर कोई अच्छी चीज है ना किसी बुरे आदमी भी तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है मेरे भाई। सिर्फ अच्छी चीज उठाओ ना, वहां से बुरी चीज क्यों उठानी है? समझ रहे हो? आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि आप एक समझदार बच्चे हो मेरे भाई। ठीक है, तो मैं आपसे भी यही कहूंगा मेरे भाई, साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा सा ना अपना दिमाग क्रिएटिव माइंड की तरफ भी लेके आया करो। एआई अच्छी चीज है सीखने की। अब आपने एक देखा हुआ, एक 19 साल का बच्चा है, हर महीने 1 करोड़ कमा रहा है सिर्फ एआई की मदद से। 19 साल का बच्चा। अब सोचो, हर बच्चा ऐसे सीखे इनिशियल। मैं नहीं कहता कि स्टडी मत करो, करो ना स्टडी, बिल्कुल करो, लेकिन 24 घंटे बहुत होते हैं मेरे भाई। सिर्फ आधा घंटा दो ना उस चीज के लिए, एआई के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। 3-3 घंटे आपको निकल जाते हैं स्क्रॉल रील करने में, क्या होता है? कुछ मिलता है? सिर्फ जहां खड़े थे वहीं रह जाते हो आप खड़े। 3 घंटे आप एआई को दो ना, देखो कितना दिमाग आपका शार्प होता है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक बातें आपको बतानी बहुत जरूरी होती है। हम किसकी बात कर रहे थे? हम उत्तक की बात कर रहे थे मेरे भाई। ठीक है, इसकी बात कर रहे थे, उत्तक के प्रकार की बात कर रहे थे। तो ये चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी मेरे भाई, जो आपको बताता हूं ना, क्योंकि मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं बहुत जल्द, अभी थोड़े टाइम पहले ही वहां से निकला हूं जहां पर आप खड़े हो। और यकीन मानना, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, बहुत सारे व्यूअर्स नहीं है मेरे, 50-60 बच्चे देखते हैं, जिसमें से 10-12 बच्चे हैं जो मेरे से अच्छे तरीके से जुड़े हुए मेरे भाई। ठीक है, उन्हीं को बताता हूं, और उन्हीं को इसलिए बताता हूं क्योंकि ज्यादा जुड़े ही नहीं मेरे भाई। और इसलिए बताता हूं मेरे भाई वीडियो के बीच में ये सारी बातें, क्योंकि मुझे पता है भाई किन चीजों की कितनी वैल्यू है। यहां पर मोस्टली जो लोग हैं ना, वो अपने पैसा कमाने में लगे हुए हैं। ठीक है, अब मैं और लोगों की बात करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप देख भी रहे होंगे एसएससी के जो टीचर है ना, कितनी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं एक दूसरे से। मतलब कि मीडिया वाले लड़ते हैं, पॉलिटिक्स वाले लड़ते हैं, नॉर्मल लोग लड़ते हैं। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल सी बात है मेरे लिए। ठीक है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन टीचर एक टीचर से लड़ रहा है, एक टीचर दूसरे टीचर से लड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे कम हो जाए। ठीक है, उसके व्यूज इतने ज्यादा कैसे आ गए, हमसे आगे। मतलब यार, एक गुरु की संज्ञा दी गई है टीचर को। अब गुरु ऐसी बातें सीखने लग जाए, ऐसी बातें करने लग जाए, ऐसे माइंड में थॉट्स आने, तो बताओ क्या भविष्य होगा उस देश का, क्या भविष्य होगा उन बच्चों का मेरे भाई। वर्तमान में जो आप देख रहे हैं ना घटनाएं, खान सर की घटनाएं हो रही है, खान सर को लेकर 5-6 टीचर ऐसे चिपक गए हैं जैसे भाई इसको तो नीचे ही उतारना है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अदरवाइज वीडियो भी लंबा हो जाएगा। बस पॉइंट ऑफ द व्यू इतना है मेरा कि इन मुद्दों पर कितनी भी बात कर लो, कितनी भी बहस कर लो, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक चीज होगा, और वो आपका टाइम वेस्ट होगा। और मैं इस चीज पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखता हूं मेरे भाई। टाइम वेस्ट हमें करना ही नहीं है, हम सिर्फ उस चीज पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमारा फ्यूचर बन सके। तो चलिए चलते हैं दोबारा से, उत्तक के प्रकार पे आ जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो उत्तक के प्रकार कितने हैं मेरे भाई? उत्तक के जो है, शरीर की बात कर रहा हूं, शरीर में यहां पे एक डेफिनेशन लिख देता हूं, शरीर में काम के आधार पर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना, काम के आधार पर उत्तकों को हम
4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। ठीक है, बांट सकते हैं। आई बात समझ में? चलो यहाँ पे आपको एक और चीज आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट याद रखना। ये सजीव है मेरे भाई, सजीवों में यानी कि जीवधारियों में यानी कि मनुष्य और जीव जंतु। हम जो मनुष्य है ना, इंसान, ये जंतुओं की कैटेगरी में ही आते हैं, मनुष्य और जीव जंतु मेरे भाई। ठीक है, जीव जंतु। इनके अंदर कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? तो सजीवों में, जीवधारियों में, मनुष्य और जीव जंतुओं में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, और पेड़ पौधों में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधों में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? तो पेड़ पौधों में 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, पेड़ों वाली बात हम बाद में करेंगे, अभी हम इंसानों की बात करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो पेड़ पौधों में कौन कौन से उत्तक पाए जाते हैं मेरे भाई? एक तो होता है उपकला उत्तक मेरे भाई, उपकला उत्तक मेरे भाई। ठीक है, उपकला उत्तक होता है। दूसरा कौन सा होता है मेरे भाई? यहीं पे लिख देता हूं। दूसरा कौन सा होता है? संयोजी उत्तक होता है, संयोजी उत्तक होता है। तीसरा कौन सा होता है? पेशीय उत्तक होता है। और चौथा कौन सा होता है? तंत्रिका उत्तक होता है, तंत्रिका उत्तक होता है। बस एक एक लाइन इनकी डेफिनेशन और बता दूं, क्योंकि मुझे याद आ रहा है इस चैप्टर के ऊपर जो हमने सारांश लिखा है ना, वहां पर इनकी डेफिनेशन नहीं है। तो चलिए एक एक करके इनकी वो है डेफिनेशन बता देता हूं। उपकला मेरे भाई। ठीक है, उपकला उत्तक क्या होता है? तो यह शरीर की बाहरी सुरक्षा कवर, यह शरीर की बाहरी सुरक्षा कवर बनाता है मेरे भाई। जैसे हमारी त्वचा मेरे भाई। ठीक है, जैसे हमारी त्वचा। सेकंड पार्ट कौन सा था? संयोजी उत्तक था, संयोजी उत्तक था। तो यह क्या करता है? यह शरीर के अलग अलग अंगों को, यह शरीर के अलग अलग अंगों को आपस में जोड़ता है, आपस में जोड़ता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर क्या आ जाएगा? जैसे रक्त और हड्डियां, रक्त और हड्डियां हो जाएगा। तीसरा कौन था भाई? तीसरा कौन सा था? तीसरा पेशीय उत्तक था ना। ठीक है, पेशीय उत्तक, तीसरा पेशीय उत्तक था। तो यह क्या करता है? यह शरीर की गति और मूवमेंट में मदद करता है। यह शरीर की गति और मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे हमारी मांसपेशियां मेरे भाई, मांसपेशियां मेरे भाई। और फोर्थ कौन सा था मेरे भाई? तंत्रिका उत्तक था ना। ठीक है, तंत्रिका उत्तक। और ये क्या करता है? यह शरीर में सिग्नल भेजने और सोचने का काम करता है। बस सिंपल सी बात है, तंत्रिका से तो समझ आ ही रहा होगा। यह शरीर में सिग्नल भेजने और सोचने का काम करता है। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे तंत्रिका तंत्र कहाँ है? दिमाग और नसें। बस सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? तो ये चैप्टर का जो है सारांश था मेरे भाई। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको समझ आई होंगी मेरे भाई। ठीक है,
ये एक मोटी मोटी चीज थी जो आपको डेफिनेशन लिख के बतानी जरूरी थी मेरे भाई, ठीक है। कोई भी डाउट आपका होना तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमारे जो लिखा हुआ है ना, समरी जो लिखी हुई है, उसकी एक एक बात जो है पढ़नी स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। यकीन मानिएगा इतनी डिटेल से पढ़ेंगे तभी आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आएगा, और जब एग्जाम में आप बैठोगे ना, साइंस के क्वेश्चन देखोगे तो यकीन मानना जो स्माइल आपके चेहरे पर होगी ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा मेरे भाई। चलो एक एक करके अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है मेरे भाई, भाग 1 के अंदर लिखा गया है बिशट भाई साहब की हिस्टोलॉजी का असली सच मेरे भाई। चलो देख लेते हैं इन भाई साहब का क्या असली सच था। तो उत्तक और हिस्टोलॉजी का असली पोस्टमार्टम कर लेते हैं मेरे भाई। एनसीईआरटी का पॉइंट क्या कहता है, तो एनसीईआरटी का पॉइंट कहता है कोशिका का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, कार्य एवं संरचना एक समान होती है उत्तक कहलाते हैं। जैसे कि अभी मैं नीचे आपको बता के आया हूं, कोशिका क्या है, सबसे छोटी इकाई है भाई, ठीक है। सजीवों जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कोशिका ही है। कोशिका की वह सारी कोशिकाएं जो एक समान कार्य करती हैं, वो सभी मिलकर क्या बनाती है, वो सभी मिलकर मेरे भाई उत्तक बनाती है, जिसको सेल बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिशट ने किया था मेरे भाई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया मेरे भाई, और दूसरा क्वेश्चन यहां से बन गया मेरे भाई, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बताइए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा जो है उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो आप बताएंगे बिशट नाम का एक वैज्ञानिक था, या फिर बिशट नाम का एक व्यक्ति था जिसके द्वारा सर्वप्रथम जो है उत्तक शब्द का जो है प्रयोग किया गया था मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे उत्तकों के अध्ययन को ओतकी या हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन बन गया मेरे भाई, ठीक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन बन गया। जैसे हमने पहले देखा था ना, कोशिका विज्ञान को माफ कीजिएगा, कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो कोशिका विज्ञान ही बोला जाता है। यानी कि कोशिका की अगर आप पढ़ाई करोगे तो उसका कोशिका विज्ञान ही बोला जाता है। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। इसके बाद ये क्या कह रहा है, उत्तकों के अध्ययन यानी कि टिश्यू के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ओतकी या हिस्टोलॉजी बोला जाता है। सिंपल सी बात है। तीसरा क्वेश्चन, पादप उत्तक जो है दो प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था नहीं नीचे अभी, पादप उत्तक जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो विभ्योजोतक उत्तक होता है, और एक स्थायी उत्तक होता है मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे, विभज्योतक उत्तक क्या होता है, ठीक है। विभज्योतक ऐसे ही लिखा था ना, अच्छा पूरा लिखा था। और दूसरा कौन था मेरे भाई, स्थायी उत्तक था। ये याद रखना मेरे भाई। अभी देख के आए हैं ना हम, सभी जीव जंतु या फिर मनुष्य, उसमें कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, उसमें 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। अभी मैंने नीचे डेफिनेशन सारी एक एक करके लिखी थी। ऐसे ही पेड़ पौधों में मेरे भाई 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक तो विभज्योतक उत्तक होता है, और दूसरा कौन सा होता है, स्थायी उत्तक होता है। तो विभज्योतक उत्तक क्या होता है, ये पौधों में हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये पौधों में हमेशा बढ़ते रहते हैं मेरे भाई, ठीक है, बढ़ते रहते हैं, सिंपल सी बात है। और स्थायी उत्तक नाम से ही पता चल रहा है, स्थायी यानी कि कोई चीज स्टैटिक हो गई हो, रुक गई हो मेरे भाई, ठीक है। तो वे उत्तक जो बढ़ना बंद कर चुके होते हैं, वे उत्तक जो बढ़ना यानी कि इंक्रीमेंट उनका बंद हो चुका होता है, बढ़ना बंद कर चुके होते हैं और एक निश्चित आकार ले लेते हैं। निश्चित आकार ले लेते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। तो इन दोनों की भी डेफिनेशन याद रखना, और नीचे मैं जो 4 उत्तक आपको बता के आया हूं, शरीर के 4 उत्तक बता के आया हूं, उनकी भी डेफिनेशन याद रखना मेरे भाई, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया ना, जो पौधों के उत्तक है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसका सरल भाषा में एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसे तो मैंने सारा बता ही दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर भी देख लेते हैं। बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार चैप्टर जो है शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है उत्तक मेरे भाई। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। सबसे पहले इस टिश्यू का करो पोस्टमार्टम मेरे भाई, ठीक है। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। सबसे आप बहुत बार मैं बता चुका हूं, पिछले चैप्टर में भी हमने बताया था, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो कोशिका है मेरे भाई, ठीक है। जब एक जैसी दिखने वाली बहुत सारी कोशिकाएं आपस में हाथ मिलाकर एक ग्रुप बना लेती हैं ताकि कोई खास काम जैसे खून
बहना या हड्डी बनाना कर सकें तो कोशिकाओं के उसी वीआईपी ग्रुप को जो है उत्तक कहते हैं। कोई भी समस्या नहीं आना चाहिए, सिंपल सी बस इतना याद रखना। उत्तक किसी को बोलते हैं, उत्तक किसको बोलते हैं, तो वे सारी कोशिकाएं जो मिलकर एक साथ मिलकर जो है एक जैसा काम करती है उनको उत्तक बोला जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। इसकी पढ़ाई को क्या कहते हैं, जैसे कि सेल की पढ़ाई को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी बोला जाता है। ऐसे ही जो है उत्तक की पढ़ाई को क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। हिस्टोलॉजी बोला जाता है या फिर ओथकी बोला जाता है। एग्जाम का सीधा फैक्ट सुनो, इस टिश्यू शब्द को सबसे पहले दुनिया के सामने रखने वाले वैज्ञानिक का नाम था बीशट मेरे भाई। ये नाम याद रखना, जरूर कई बार पूछ लेता है। पोधकों के उत्तक दो भागों में बटे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला होता है विभज्योतक उत्तक और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। इनके बारे में आपको बता चुका हूं। ये क्या होता है, विभज्योतक उत्तक हमेशा बढ़ता रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है, बढ़ता रहता है। और स्थायी उत्तक इसका जो है इसका बढ़ना बंद हो गया, बस इतना सा याद रखना है, बंद हो गया आएगा ना, बंद हो गया मेरे भाई। आई बात समझे, बस इतनी सी चीज आपको यहां से याद रखनी है। अब हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं भाई पौधों की लंबाई चौड़ाई। दूसरा पॉइंट दिया गया है विभज्योतक उत्तक मेरे भाई, ठीक है। विभज्योतक उत्तक भी आगे 3 पार्टों में बटा हुआ है। कैसे, जैसे कि एक तो शीर्षस्थ होता है, एक पार्श्व होता है और एक अंतर्विष्ट की ट्रिक मेरे भाई। तीनों सब कुछ बताने वाला हूं, बस ये याद रखना। ये अब किसकी बात कर रहा है, अभी ये ऊपर देख के क्या आया कि जो उत्तक पेड़ पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो ये बता रहा है, पहले यहाँ पे विभज्योतक की बात करेगा, विभज्योतक के बारे में डिटेल से बात करेगा। उसके बाद ऐसे ही जो है सेकंड जो उत्तक था ना पेड़ पौधों का, स्थायी उत्तक, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं विभज्योतक उत्तक। कोशिका की भित्ति पतली, हमने देखा था ना, कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है, पतली, सघन और रिक्तिका रहित होती है मेरे भाई, ठीक है, रिक्तिका रहित होती है मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है विभज्योतक जो कोशिका होती है ना, कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है, सघन होती है और रिक्तियां रहित होती है, यानी कि खाली स्थान उसमें नहीं होता है। स्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन 3 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक जो उत्तक होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक तो शीर्षस्थ होता है, जड़ तने के शीर्ष पर लंबाई बढ़ना, पार्श्व यानी कि कैम्बियन तने की परिधि मोटाई बढ़ाना, और अंतर्वृष्टि पूर्व संधियों पर शाखाएं बनाना मेरे भाई, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के उत्तक होते हैं। विभज्योतक उत्तक जो है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यहां से एक एक करके आपको बताना शुरू करता हूं मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे आपको बता ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला इसने क्या बताया था, विभज्योतक उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा था मेरे भाई, पहला कौन सा था, शीर्षस्थ था मेरे भाई, ठीक है, शीर्ष सथ था मेरे भाई, ठीक है, शीर्ष सथ था। तो शीर्ष सथ में क्या होता है, शीर्ष का मतलब क्या होता है, शीर्ष का मतलब होता है सबसे ऊपर चोटी, सबसे ऊपरी चोटी। ये तो समझते होगे ना आप, सबसे ऊपरी चोटी। शीर्ष का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपरी चोटी, ऊपरी चोटी या जड़ का सबसे निचला सिरा मेरे भाई, ठीक है, सबसे ऊपरी चोटी या फिर जड़ का निचला हिस्सा मेरे भाई, ठीक है, निचला हिस्सा जो पौधों को ऊपर की तरफ खींचकर उसकी लंबाई बढ़ाता है, उसी को शीर्षस्थ जो है बोला जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में। इसके बाद दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा हमने पार्श्व देखा था मेरे भाई, ठीक है, पार्श्व देखा था। अब पार्श्व क्या काम करता है, तो पार्श्व का मतलब क्या होता है, इस पार्श्व शब्द का मतलब याद रखना क्या होता है, बगल मेरे भाई, बगल या फिर साइड, ठीक है, बगल या साइड मेरे भाई। ये सारी डेफिनेशन में लिखा है, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। तो बगल या फिर साइड मेरे भाई, इसे कैम्बियन भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैम्बियन भी बोलते हैं, कैम्बियन, इसको क्या बोलते हैं, इसको कैम्बियन भी कहते हैं। तने को साइड से चौड़ा करना, ठीक है, तने को साइड से चौड़ा करना, तने को साइड से चौड़ा करना, समझ रहे हो, चौड़ा करना। अब अपने दिमाग में सोचा करो ये चीज, ये जो मैं लिखता हूं या फिर बोलता हूं ना, अपने दिमाग में उसी समय एक सीन क्रिएट किया करो। कैसे, जैसे मैंने क्या लिखा, तने के साइड से चौड़ा करना है। मानो कि ये टहनी है, ठीक है, ये पेड़ की क्या है, ये पेड़ की टहनी है मेरे भाई, ठीक है, ये साइड की हिस्से है, ये साइड की चीज है, ये साइड की चीज है। इनको क्या करता है, इनको चौड़ा करता है, मतलब कि इनको चौड़ा करेगा तो धीरे धीरे वो टहनी कितनी हो जाएगी, इतनी नहीं हो जाएगी, ये देखो मोटी हो गई ना। तो आइड साइड की चीजों को चौड़ा करना, वो क्या, वो कौन सा काम करता है, पार्श्व जो है वो काम
करता है मेरे भाई। तीसरा क्या था? तीसरा था अंतर्वृष्टि मेरे भाई, ठीक है। तीसरा क्या था? अंतर्वृष्टि था मेरे भाई। तो ये क्या काम करता है? अंतर्वृष्टि क्या काम करता है? तो अंतर्वृष्टि करता है तने की गांठ पर होता है, ठीक है। तने की गांठ, किसको पता है तने की गांठ क्या होता है? तने की गांठ पर होता है, तने की गांठ पर हो। तो ये कैसे होता है मेरे भाई? तने की गांठ पर कैसे होता है? जैसे कि ये हमारा पेड़ यहां से स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। ये पेड़ की जड़ें हैं, ठीक है। थोड़ा सा अजीब बन रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से क्या निकल रही है? एक जड़, एक टहनी निकल रही है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर एक टहनी निकल रही है, तो यहां पर एक गांठ मिलेगी मेरे भाई, यहां पर एक गांठ मिलेगी। इसी गांठ की ये बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है? यह तने की गांठों पर होती है और यही पेड़ की नई नई शाखाएं या फिर डालियां बाहर निकलती है। ये निकल गई ना, ये देखो यहां से एक नई टहनी निकल गई। तो ये गांठों पर होती है, क्या होती है? अंतर्वृष्टि मेरे भाई। आई बात समझ में? तीनों पार्ट मैंने अच्छे से समझा दिया। अब इसका जो है सरल भाषा में देख लेते हैं, यहां पे क्या लिखा गया है। वही लिखा होगा जो मैंने आपको समझाया मेरे भाई, ठीक है। देख लेते हैं, चलो। अब पौधों के पहले उत्तक का पोस्टमार्टम करो, जिसका नाम है विभियोजतक उत्तक मेरे भाई। शब्द को तोड़ो। विभियोजतक यानी कि जिसमें विभाजन, बंटवारा धड़ाधड़ होता रहता है। यह पौधे का वह एक्टिव इंजन है जिसकी कोशिकाएं हमेशा जिंदा और बहुत फुर्तीली होती है। इनमें कोई फालतू जगह, खाली रिक्तिका नहीं होती है। ये पौधों में 3 जगह पर रहता है, मतलब पहरा देता है। जैसे कि मैंने बताया था ना, पेड़ पौधे के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विभज्योतक उत्तक होता है और एक स्थायी उत्तक होता है। विभज्योतक उत्तक होता है वो क्या काम करता है? हमेशा बढ़ता रहता है। उसी की यहां पर बात हो रही है मेरे भाई, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। अब विभज्योतक जो उत्तक है ना, वो भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला तो होता है शीर्षत विभज्योतक, दूसरा होता है पार्श्व विभज्योतक और तीसरा होता है अंतर्वृष्टि विभज्योतक। इनके बारे में डिटेल से अभी बता के आया हूं। ये देखो, ये लिखा है ना, अब यही यहां पे लिखा होगा। ये देखो, शीर्ष का मतलब सबसे ऊपर की चोटी या फिर जड़ का सबसे निचला सिरा। यह पौधे को ऊपर की तरफ खींचकर उसकी लंबाई बढ़ाता है। पार्श्व क्या काम करता है? पार्श्व का मतलब है बगल या साइड, इसे कैम्बियन भी कहते हैं। यह तने को साइड से चौड़ा करता है, यह पेड़ की मोटाई या तने का घेरा बढ़ाता है मेरे भाई। और अंतर्वृष्टि विभज्योतक क्या होता है? यह तने की गांठों पूर्व संधियों पर होता है, यहीं से पेड़ की नई नई शाखाएं या फिर डालियां बाहर निकलती है। बताओ कोई समस्या आई हो तो? कोई समस्या नहीं आएगी। इतना क्लियरली आसान तरीके से, आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, सब कुछ समझ आएगा मेरे भाई आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं भाई। भाग 3 में क्या लिखा गया है? नारियल की जटा और घास का लचीलापन, मृदुतक और स्थूल कोण उत्तक का पोस्टमार्टम। यहाँ पे क्या लिखा गया है? सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने बताया था पहले विभज्योतक उत्तक, उसके 3 प्रकार बताए। अब ऐसे ही स्थायी उत्तक के बारे में क्या बताया था? जो बढ़ना बंद कर देता है वो स्थायी उत्तक होता है। और ऐसे ही स्थायी उत्तक जो है कितने प्रकार के होते हैं? स्थायी उत्तक भी मेरे भाई 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो मृदुतक होता है मेरे भाई, जीवत, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? कहां गया? दूसरा कौन सा होता है भाई? कोलोकाइनामा होता है। ये देखो कहां गया रे? पतली भित्ति वाली कोशिकाएं हैं जो भोजन संचय करती है। क्लोरोफिल युक्त मुतुतोतक क्लोराकाइमा, ये रहा दूसरा, ये है मेरे भाई, ठीक है। ये दूसरा है, ये पहला है मेरे भाई। ये पहला है क्लोरेनकाइमा, प्रकाश संश्लेषण और जलीय पौधों में वायु गुहिका युक्त मुदुतोतक। एरोनकाइमा बड़े अजीब शब्द है, थोड़ा सा आप समझ लेना मेरे भाई, ठीक है। तैरने में सहायक कहलाते हैं। स्थूल कोण मेरे भाई, ठीक है। स्थूल कोण यानी कि सेलोक्राइमा, यहां पे लिखा होगा, यही है स्थूल कोण उत्तक। ये तीसरा है मेरे भाई, ठीक है। ये तीसरा है। कोनों पर मोटी परत होती है और पौधों को बिना टूटे लचीलापन व यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। अब मैं तीनों के बारे में बता रहा हूं, लिखूंगा नहीं, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले ये किसकी बात करी थी? सबसे पहले इसने जो है पेरेकाइमा की बात की थी मेरे भाई, ठीक है। पहले बात करते हैं पेरेनकाइमा, ठीक है। ये लिखा है ना पेरेनकाइमा, ये देखो ये लिखा हुआ पेरेनकाइमा, ये पहला है मेरे भाई। तो ये क्या होता है? यह पौधे का सबसे सामान्य उत्तक है मेरे भाई, ठीक है। पेरेनकाइमा क्या है? लिखूं क्या? चलो लिख देता हूं, फिर भी कई बार जो है हो जाते हैं मेरे भाई, कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर भी लिख देता हूं। पहला कौन सा है? ये स्थायी उत्तक के प्रकार है मेरे भाई, ऊपर लिख दिया था ना। ये देखो, ये किसके प्रकार थे? ये विभज्योतक उत्तक 3 प्रकार की। सारा कुछ लिख दिया, 2 2 3 बार, यहां से बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार आपको यहां पे दिख जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही मैं यहां पे लिख देता हूं, कहां पे लिख देता हूं? यहां पे ही लिख देता हूं, चलो। स्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक का पता चल गया, वे जो बढ़ना बंद कर देते हैं। स्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्थायी उत्तक के कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पेरेनकाइमा होता है, ठीक है।
पेरेनकाइमा। अब पेरेनकाइमा की क्या काम करता है? यह पौधे का सबसे सामान्य ऊतक है। ठीक है, सबसे सामान्य ऊतक है, भोजन का भंडारण करता है मेरे भाई। ठीक है, क्या करता है? भोजन का भंडारण करता है, इतना याद रखना, भोजन का भंडारण करता है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा क्या होता है मेरे भाई? कोलेकाइमा होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? कोलेकाइमा। कोलेकाइमा ये क्या है मेरे भाई? ये दूसरा ऊतक है। तो कोलेकाइमा क्या करता है? पौधों को लचीलापन देता है मेरे भाई। ठीक है, क्या करता है? पौधों को लचीलापन, लचीलापन देता है। लचीलापन देखते हैं ना, जब आंधी तूफान आती है तो पेड़ क्या होते हैं? झुक झुक जाते हैं ना थोड़े थोड़े, मतलब जैसे कि हवा जिस साइड की होती है पेड़ उस तरफ जो है झुक जाता है थोड़ा सा। तो वो लचीलापन जो है ना, वो कोलेकाइमा ऊतक जो है पेड़ को प्रदान करता है, जिससे वो टूटता नहीं है एकदम से। ठीक है, और तीसरा कौन सा था मेरे भाई? तीसरा स्केलेरेकाइमा था मेरे भाई। ठीक है, स्केलेरेकाइमा कैसे लिखेंगे? स्क्लेरे लिखेंगे ना, ये तो गलत लिख दिया। स्केलेरे काइमा। तो ये क्या काम करता है भाई? स्केलेरे काइमा जो है तीसरा ऊतक है। किसका ऊतक है? स्थायी ऊतक का तीसरा ऊतक है। तो पौधों को जो कठोरता, मजबूती प्रदान करता है, कठोरता। ठीक है, पौधों को कठोरता कौन प्रदान करता है? स्क्लेरोकाइमा प्रदान करता है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आई थिंक यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम सरल भाषा को देख लेते हैं। बिल्कुल वही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया। जब विभोजक कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती हैं और विभाजन बंद कर देती हैं तो वे स्थायी ऊतक बन जाती हैं। इसके पहले बेटे का नाम मृदुतक या फिर पेरेकाइमा है। पोस्टमार्टम करो, मृदु प्लस ऊतक यानी कि बिल्कुल कोमल सॉफ्ट कोशिकाएं, इनका मुख्य काम पौधों के लिए आलू या तने में भोजन जमा करना है। ऊपर सारी बता के आया हूं, यहां पे कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ पढ़ रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, इसके दो जादुई रूप हैं। अगर इसमें हरी काई क्लोरोफिल आ जाए तो यह क्लोरोकाइमा बनकर खाना पकाता है, और अगर पानी के पौधे जैसे कमल में इसके अंदर हवा की गुफाएं बन जाए तो यह एरेकाइमा कहलाता है मेरे भाई। ठीक है, जो पौधों को पानी पर तैरने की ताकत देता है। इसके बाद आता है स्थूल कोण ऊतक या फिर कोलेकाइमा। जब तेज आंधी आती है तो पेड़ की डालियां पूरी मुड़ जाती हैं पर टूटती नहीं है। यह बिना टूटे हिलने मुड़ने का जादुई लचीलापन इसी कोलेकाइमा के कारण जो है बनता है। उसके बाद आ जाते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें मैं ऊपर बता के आया हूं। कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोबारा पूछ लेना। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ ना आए, बिल्कुल 2-3 बार आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मेरे भाई आगे। ठीक है आगे देख लेते हैं मेरे भाई। आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है। पूरे पॉइंट नंबर 4 कह रहा है दृढ़ोतक, नारियल का कड़ा छिलका और लिग्निन का सीमेंट मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, एनसीईआरटी का पॉइंट बोल रहा है दृढ़ोतक यानी कि दृढ़ोतक की कोशिकाएं मृत, लंबी व पतली होती है मेरे भाई। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेकंड भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। दृढ़ोतक, दृढ़ोतक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? दृढ़ यानी कि पत्थर जैसा कड़ा होना मेरे भाई। ठीक है, ये चीज याद रखना, दृढ़ोतक क्या होता है? पत्थर जैसा कठोर। ठीक है, दृढ़ोतक की कोशिकाएं, मतलब ये जो दृढ़ोतक होता है ना, इसकी कोशिकाएं मृत, लंबी व पतली होती है मेरे भाई। इसकी भित्ति लिग्निन के कारण बहुत मोटी होती है, जिसे आंतरिक स्थान नहीं होता है। जिसमें आंतरिक स्थान नहीं होता है, नारियल के रेशे युक्त छिलके, बीजों व फलों के कड़े छिलके इसी से बनती है मेरे भाई। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं इसकी विशेषता क्या है। दृढ़ोतक या फिर स्क्लेरोकाइमा की हम यहां पर बात कर रहे हैं। दृढ़ोतक, दृढ़ोतक का मतलब क्या होता है? नाम में ही दृढ़ है यानी कि पत्थर जैसा कड़ा कड़ा होना छुपा होता है मेरे भाई। कोशिकाएं, इसकी कोशिकाएं पूरी तरह से मृत यानी कि डेड होती हैं और ये लंबी व पतली होती है मेरे भाई। लिग्निन का सीमेंट, यहां पे एक जो है चीज आई थी, ये देखो लिग्निन। ठीक है, लिग्निन, लिग्निन क्या होता है भाई? इसका मतलब क्या होता है? इसकी दीवारें जो होती है ना, बहुत मोटी और अभेद्य होती है मेरे भाई। ठीक है, मोटी और अभेद्य होती है क्योंकि इनके ऊपर लिग्निन नाम का एक प्राकृतिक सीमेंट की परत जो है जमी होती है मेरे भाई। ठीक है, आंतरिक स्थान की बात करूं तो आंतरिक स्थान में क्या होता है? लिग्निन की मोटी परत के कारण जो है कोशिकाओं के अंदर कोई भी खाली स्थान नहीं होता है। यहां पे लिखा होगा देखो, आंतरिक स्थान नहीं होता है, जिसमें आंतरिक स्थान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद उदाहरण की बात करो तो इसका उदाहरण क्या होता है? उदाहरण कैसा हो सकता है? तो यहां पे उदाहरण लिख देता हूं इसका। ठीक है, उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? नारियल के रेशेदार छिलके। लिखा था ना वहां पे वैसे, नारियल के
रेशेदार छिलके, ठीक है, रेशेदार छिलके मेरे भाई, ठीक है। और बीजों व फलों के कड़े कवच, और बीजों व फलों के कड़े कवच मेरे भाई, ठीक है, कड़े कवच यानी कि कवच यानी कि आवरण यार, किसी चीज का बाहरी जो हिस्सा होता है वो टाइट होता है ना, वो उसी के कारण होता है, बस सिंपल सी बात है, याद रखना, दृढ़ोतक के कारण होता है मेरे भाई, ठीक है। अब इसकी सरल भाषा देखो, सेम लिखा होगा, अब तीसरे भाई से मिलो जिसका नाम है दृढ़ोतक या फिर स्केलेरे काइमा मेरे भाई, ठीक है। नाम से ही साफ है, दृढ़ यानी कि पत्थर जैसा कड़ा, इसकी कोशिकाएं पूरी तरह मरी हुई मृत होती है। एग्जाम में सबसे बड़ा फैक्ट सुनो, इसकी दीवार इतनी मोटी और अभेद्य क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर लिग्निन नामक एक बहुत ही भयंकर प्राकृतिक सीमेंट जमा होता है। यह सीमेंट, ये क्वेश्चन पूछेगा, बताइए जो दृढ़ात्मक जो होता है, मतलब तीसरा जो उत्तक होता है, स्थायी उत्तक का तीसरा उत्तक कौन सा था? स्केलेरे काइमा, वही तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये देखो स्केलेरे काइमा। इसकी जो बाहरी परत होती है वो किसकी वजह से इतनी कड़ी होती है, स्ट्रोंग होती है, पत्थर जैसी होती है? तो आप बताएंगे लिग्निन के कारण ऐसा होती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। यह सीमेंट दीवारों को इतना कड़ा कर देती है कि अंदर पानी जाने की जगह भी नहीं बचती है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है नारियल की जटा या नारियल का वो कड़ा रेशेदार छिलका जिससे हम छीलते हैं, या फिर बादाम अखरोट का बाहर का जो कड़ा कवच होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? देखे होंगे ना बादाम अखरोट, तो आपने देखे होंगे बाहर से कितने कड़े होते हैं, दांत से भी नहीं टूटते हैं, उनको प्लास या उससे हम तोड़ते हैं। तो बाहरी जो स्ट्रोंग पार्ट बना होता है ना, वो किससे बना होता है? वो लिग्निन से बना होता है मेरे भाई, ठीक है। किससे बना होता है? वो लिग्निन से बना होता है, ठीक है। वो किससे बना होता है? लिग्निन से बना होता है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट पॉइंट पर, देख लेते हैं पॉइंट नंबर 5 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 किसकी बात कर रहा है? जाइलम की बाल्टी और फ्लोएम की टिफिन बॉक्स। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, बस इतना सा बार है, नीचे सारा बस एनसीईआरटी की डेफिनेशन और बला बला चीजें लिखी है, बस चीजें आपको इतनी सी याद रखनी है, जाइलम, जाइलम और फ्लोएम मेरे भाई, ठीक है। ये थोड़ा भीड़ा भीड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं। जाइलम, ये आपको पता भी होगा, फ्लोएम, फ्लोएम। तो ये दोनों क्या काम करते हैं? बस इतना ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, दोनों क्या काम करते हैं? जाइलम क्या करता है? पानी ले जाने का काम करता है, पानी ले जाने का काम करता है, ठीक है, करता है। और फ्लोएम क्या करता है? खाना ले जाने का काम करता है, खाना ले जाने का, ले जाने का काम करता है। बस ये दोनों चीजें याद रखना, बाकी सारी तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिख रखी है आपको समझाने के लिए, ठीक है। बस ये दोनों चीजें आप जरूर याद रखेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। जाइलम जमीन से पानी ऊपर खींचने वाली पाइपलाइन है, बस वही चीज है जो मैंने बताया, फटाफट से चलते हैं, ठीक है। एक सेकंड होल्ड रखो थोड़ा सा, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। जाइलम के बारे में फटाफट देख लेते हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट क्या कहता है? जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी उत्तक या फिर संवहन उत्तक है। संवहन वही यानी कि ट्रांसफर करने वाली चीजें, संवहन का मतलब क्या होता है? कोई चीज ट्रांसफर करना, ठीक है। आगे चलते हैं। जाइलम वाहिनिका, वाहिका, पेरेकाइमा व फिर फाइबर से बना होता है। ये चीज भी याद रखना भाई, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बताइए निम्नलिखित में से किससे जो है जाइलम वाहिनिका जो है बनी होती है? ऑप्शन में दे देगा वाहिका, पेरेकाइमा और फाइबर्स, तीनों से बनी होती है या फिर सभी दे देगा, ठीक है। तो ये चीज सारी चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको पता ही थी, जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं, लेकिन ये चीजें भी आपको याद रखनी है। जाइलम जो वाहिका है, ये किस किस से बनी होती है? वाहिनिका, वाहिका, पेरेकाइमा, फाइबर्स, इससे बना होता है। यह मृत कोशिकाओं का बना होता है, याद भी रखना। क्या पता पूछ ले भाई यह किससे बना होता है? जीवित कोशिका भी वहां पर आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो याद रखना ये मृत कोशिकाओं का बना होता है। कौन बना होता है? जाइलम मेरे भाई मृत कोशिकाओं का बना होता है, और परासरण दाब द्वारा जड़ों से जल व खनिज लवणों का संवहन ऊपर की ओर करता है मेरे भाई, ठीक है। सरल भाषा में सेम लिखा है, कोई घबराने वाली चीज नहीं है मेरे भाई। अब आते हैं पौधे की उन दो नसों पर जो पूरे पेड़ में सप्लाई का काम करती है, इन्हें जटिल व संवहन उत्तक कहते हैं। पहला है जाइलम, इसे याद रखने की मेमोरी देसी ट्रिक सुनो, जैसे जाइलम और जैसे जल, सिंपल सी बात है मेरे भाई, ऐसे भी याद रखना। जैसे जाइलम है ना, सुन रहे हैं ना, जाइलम कैसे बन रहा है? जैसे बन रहा है, और जल भी कैसे बन रहा है? जैसे बन रहा है। तो याद रखना जैसे जाइलम और जैसे जल, मतलब जल ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। यानी पेड़ की वो पानी वाली पाइपलाइन जो जमीन के नीचे से पानी और खाद को खींचकर ऊपर पत्तियों तक पहुंचाती है, इनकी वाहिकाएं पाइप जैसी गोल नलिकाएं होती हैं। मतलब पेड़ के अंदर भी, जो ये पेड़ है ना, फॉर एग्जांपल ये पेड़ है, इनके अंदर भी ऐसे ऐसे पानी की जैसी पाइपें होती है मेरे भाई, ठीक है। ये गलत बन गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा सा बना देता हूं।
ये ऐसी ऐसी जो पाइपें होती है ना, हमारे घरों के अंदर पाइपें होती है पानी की पाइपें, ऐसे ही पेड़ों के अंदर भी पाइपें होती है जो जमीन से पानी ले जाकर टहनियों तक, पत्तों तक लेके जाती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। यह परासरण दाब की मोटर चलाकर पानी ऊपर फेंकता है, इसकी अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है मेरे भाई। मतलब बिल्कुल प्रोसेस वैसा ही है जैसे हम हमारे घर में क्या करते हैं, हमारे घर में क्या करते हैं, जमीन से पानी खींचते हैं ना, किससे खींचते हैं, मोटर से ही तो खींचते हैं। ऐसे ही पेड़ के अंदर भी मोटर होती है जो जमीन से पानी ऐसे खींचती है। देखो प्रकृति ने कितना सुंदर काम किया है, कितना मतलब प्रकृति या फिर जो जीव जंतु है ना, ये इतने सुंदर इंजीनियर है मेरे भाई, इंसानों से भी ज्यादा अच्छा काम करते हैं ये मेरे भाई। यानी कि ये कह सकते हैं परफेक्शनिस्ट जो शब्द है ना, वो इन्हीं को सूट करता है मेरे भाई। देखो कितने बढ़िया तरीके से ये पेड़ अपने ऊपर पानी खींचता है, नीचे जड़ों से ऊपर पानी खींचता है। ये सारी चीज यहाँ पे लिख दी गई है, अगर आप पढ़ोगे ना डिटेल से तो यकीन मानना सारी चीजें समझ आएंगी और इंटरेस्ट बना रहेगा पूरे चैप्टर में मेरे भाई। ठीक है, वैसे तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी में भी, लेकिन मैंने सरल भाषा में सिर्फ इसीलिए किया है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप पूरे चैप्टर में जो है देखते रहो मेरे भाई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। आगे क्या देख रहा है, आगे कह रहा है भाई पॉइंट नंबर 6 फ्लोएम की बात कर रहा है। फ्लोएम के बारे में बात कर चुके हैं, ये खाना ले जाने का ऊपर काम करता है, पतियों का टिफिन बॉक्स इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये लिख रखा है। चलो फटाफट जल्दी से पढ़ देता हूं। फ्लोएम चालनी नलिका साथी कोशिकाएं पेरेकाइमा व रेशे से बना होता है। बस ये चीज याद रखना है कौन किससे बना होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, डीपली चला जाता है मेरे भाई। वैसे ये चीजें सबको पता है कि फ्लोएम क्या काम करता है, जाइलम क्या काम करता है, लेकिन आपको उससे थोड़ा सा आगे जाना है। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा जो जाइलम है या फिर फ्लोएम है वो किससे बना है मेरे भाई। ठीक है, हमने क्या देखा था, जाइलम जैसे जो है जल हो जाएगा, और एफ से, इसको भी आप ऐसे रखना, एफ से क्या हो जाएगा, एफ से क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, फ्लोएम हो जाएगा, और एफ से क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा मेरे भाई। एफ से क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। क्या हो गया, एफ से क्या हो जाएगा, फल। फल यानी कि खाने वाली चीजें मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। फ्लोएम रेशो को छोड़कर सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो फ्लोएम रेशे है ना, फ्लोएम रेशे ये सिर्फ मृत होती है, बाकी सारे इसके अंदर जीवित कोशिकाएं होती हैं। यह पत्तियों में बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में दोनों दिशाओं में जो है पहुंचाता है मेरे भाई। ठीक है, वही सारी चीजें हैं, बस इसको पढ़ लेते हैं। जाइलम का सगा भाई है फ्लोएम, इसकी भी देसी ट्रिक सुनो, फै से फ्लोएम और फै से फूड मेरे भाई। मैंने फल लिख दिया था ना, फूड कर लेना वहां पे। पत्तियां जब धूप में खाना पका लेती हैं, जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, धूप में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और वहां से जो है खाना पका लेते हैं। तो उसे पके हुए भोजन को टिफिन बॉक्स को पेड़ के कोने कोने तक, ऊपर भी और नीचे जड़ों तक, दोनों दिशाओं में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है मेरे भाई। ठीक है, इसकी मुख्य नली को चालनी नलिका कहते हैं मेरे भाई। याद रखना, ये चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसकी मुख्य नली को क्या बोलते हैं, चालिनी नलिका बोला जाता है, क्योंकि इसकी दीवार में चाय की छलनी जैसे बारीक छेद होते हैं। जाइलम जहां मरा हुआ था वहीं फ्लोएम लगभग सारी कोशिकाएं जिंदा होती है। ये डिफरेंस याद रखना मेरे भाई। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। क्या डिफरेंस याद रखना, जाइलम सारी मरी कोशिका मेरे भाई, मरी कोशिका मेरे भाई। ठीक है, और फ्लोएम क्या था, फ्लोएम में सिर्फ एक मरी कोशिका थी, बाकी सारी जिंदा कोशिका थी। याद रखना मेरे भाई, जिंदा कोशिका मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाग 5 में क्या लिखा गया, पेड़ की उम्र नापने का वार्षिक वलय मीटर मेरे भाई। ठीक है, पेड़ की वार्षिक उम्र नापने, मतलब पेड़ कितने साल का है उसकी उम्र नापने का, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो चलो एक बार से हम इसकी बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, कैम्बियन की द्वितीयक वृद्धि और वृक्ष की उम्र नापना मेरे भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। कैम्बियन और कॉर्क कैम्बियन के कारण तने व जड़ों की मोटाई में होने वाली वृद्धि द्वितीयक वृद्धि कहलाती है मेरे भाई। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि का क्या मतलब होता है, तो द्वितीयक वृद्धि का मतलब होता है कैम्बियन और कॉर्क कैम्बियन के कारण, याद रखना द्वितीयक वृद्धि की बारे में बता रहा हूं, कैम्बियन और कॉर्क कैम्बियन के कारण तने यानी कि टहनी व जड़ों की मोटाई में होने वाली वृद्धि को क्या बोला जाता है, द्वितीयक वृद्धि बोला जाता है। दोबारा बोल देता हूं, द्वितीयक वृद्धि किसको बोलते हैं, तो द्वितीयक वृद्धि उसको कहा जाता है कैम्बियन और कॉर्क कैम्बियन के कारण। किसके कारण, कैम्बियन और कॉर्क कैम्बियन के कारण तने यानी कि टहनी जड़ों की मोटाई में होने वाली वृद्धि को, अब जो जड़ें हैं वो पहले पतली होती थी, बताया था ना, पहले पतली थी अब मोटी हो गई, तो ये मोटी होने की वृद्धि को क्या बोलते हैं, द्वितीयक बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, द्वितीयक बोलते हैं। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि इसको बोलते हैं। लिखा है ना यहाँ पे देखो, कैम्बियन और कॉर्क कैम्बियन के कारण तनों व जड़ों की मोटाई में होने वाली वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। आगे चलते हैं। मौसम के बदलाव से कैम्बियन की सक्रियता बदलती है।
ठीक है। मौसम में बदलाव होगा तो कैम्बियन की सक्रियता बदल जाएगी, जिससे वार्षिक वलय बनते हैं। एक वार्षिक वलय एक वर्ष की वृद्धि दर्शाता है, जिससे वर्ष की आयु ज्ञात की जाती है मेरे भाई। चलो अब आगे चलते हैं। वार्षिक वलय कैसे बनते हैं, तो वार्षिक वलय यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो वार्षिक वलय। तो ये वार्षिक वलय कैसे बनते हैं, तो ये सुनो, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मौसम के बदलाव से कैम्बियन की सक्रियता बदलती है, जिससे ये वलय बनते हैं। पेड़ के तने यानी कि टहनी में जलेबी की तरह दिखने वाले ये गोल छल्ले मौसम बदलने, गर्मी और ठंड के कारण बनते हैं मेरे भाई। याद रखना, ऐसे ऐसे गोल गोल छल्ले मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये गोल गोल छल्ले कैसे बनते हैं, जो मौसम में बदलाव होता है ना, गर्मी और सर्दी, उसके कारण जो है ये बनते हैं। साल में एक बार एक फिक्स छल्ला बनकर तैयार होता है। याद रखना, साल में, ये लिखा है ना, एक वार्षिक वलय एक वर्ष की वृद्धि दर्शाता है, यानी कि साल में एक बार एक फिक्स छल्ला बनकर तैयार हो जाता है। उसी को जो है वृक्ष की आयु ज्ञात करना कहते हैं। अब यहां पे देखो सिंपल भाषा में लिखा है, देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या लिखा गया है, जब कोई पुराना पेड़ काटा जाता है, जब कोई पुराना पेड़ काटा जाता है तो उसके गोल तने के अंदर आपको जलेबी की तरह गोल गोल छल्ले या रिंग्स दिखाई देते हैं। इन्हें विज्ञान में वार्षिक वलय कहते हैं। इसका पोस्टमार्टम सुनो। मौसम बदलने से गर्मी और ठंड में पेड़ की मोटाई बढ़ाने वाला कैम्बियन अलग अलग स्पीड से कड़ा घेरा बनाता है मेरे भाई। मतलब स्पीड कम ज्यादा होती रहती है मौसम के हिसाब से, गर्म और ठंडी में मेरे भाई, ठीक है। साल में एक बार एक फिक्स छल्ला रिंग बनकर तैयार होता है। अगर आप इन छल्लों को गिन लो कि पेड़ के तने में 50 छल्ले हैं, तो आप बिना किसी से पूछे बता सकते हैं कि इस पेड़ की उम्र ठीक 50 साल है। पेड़ की उम्र नापने की इसी जादुई कला को डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कहते हैं मेरे भाई। ये चीज याद रखना, जिस पेड़ में मतलब एक छल्ला हर साल बनता है, एक पक्का छल्ला हर साल बनता है, तो अगर आपको उसके अंदर 50 छल्ले मिलेंगे ना, तो आपको किसी वैज्ञानिक की जरूरत नहीं है, आप खुद बता देना कि भाई ये 50 साल की उम्र का है पेड़ मेरे भाई, ठीक है। और इसी को ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं, ठीक है। इसी जादुई कला को क्या बोला जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है इसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, याद रखना मेरे भाई। आई बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे हमारा जो है भाग 6 दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। कौन से पेज पे आगे, अभी तो बहुत पढ़े हैं, चलो फटाफट से अब इसको निपटाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो भाग 6 में क्या बोल रहा है, तो भाग 6 में बोल रहा है मेरे भाई, जंतुओं की सुरक्षा ढाल उपकला, ठीक है। उपकला हमने देखा था ना, 4 उत्तक हम देख के आए थे। शरीर के 4 उत्तक देखे थे ना, कैसे लिख दिया मैंने, 4 उत्तक देख के आए थे ना। पहला कौन सा था, उपकला था। दूसरा कौन सा, संयोजी था। 4 उत्तक देखे थे, बस उसी की यहाँ पे ये बात कर रहा है। फटाफट से जल्दी आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं उपकला उत्तक, शरीर का सुरक्षा गार्ड बताया था मैंने, ऊपर नीचे डेफिनेशन लिखी थी। आगे चलते हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट क्या बोलता है, जंतुओं के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक उपकला उत्तक कहलाते हैं मेरे भाई। मतलब हमारे जो शरीर की बाहर की त्वचा है ना, वही उपकला उत्तक है। यानी कि जंतुओं में भी देख लेना, जो बाहर का आवरण होता है ना, उनकी खाल होती है, उनकी स्किन होती है, उसी को उपकला उत्तक बोला जाता है। आगे चलते हैं। इसके उदाहरण है त्वचा, मुंह, आहार नाल, फेफड़ों की कुपिका आदि इसी से बनी होती है मेरे भाई। ये 2 प्रकार के होते हैं, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। जो उपकला उत्तक है ना, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सरल एक सतर और सतरित यानी कि कई सतर मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं अब इसको। सरल का मतलब क्या होता है, चलो सरल का मतलब बाद में बताएंगे, पहले ये देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया सरल भाषा में, अब पौधों को छोड़कर इंसानों और जंतुओं के उत्तक के अखाड़े में कदम रखते हैं। या यकीन मानना, जो मैंने बताया था ना, ये चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम है उत्तक मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, है क्या जगह, यहाँ जगह नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। ये चैप्टर का नाम क्या है, उत्तक है मेरे भाई। इस कंप्लीट चैप्टर में 2 प्रकार के उत्तकों के बारे में बात की गई है। कौन कौन से, मनुष्य और जीव जंतु, मनुष्य और जीव जंतु पहला, और दूसरा पेड़ पौधे मेरे भाई, पेड़ पौधे मेरे भाई। अब आपको मैंने बता दिया मनुष्य और जंतु में उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और पेड़ पौधों में कितने प्रकार के उत्तक होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पूरे चैप्टर में सिर्फ यही दो चीजें डिटेल से बताई गई है, यानी कि 4 और 2 6 चीजों पर यह चर्चा की गई है। वैसे मैं मोटा मोटा सब कुछ बता चुका हूं, बस लिख रखा है वो पढ़ देता हूं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। कदम रखते हैं। जंतुओं में 4 तरह के उत्तक होते हैं, आप सभी जानते हैं, मैं बता चुका हूं। उपकला उत्तक या फिर
एपिथीलियम, इसका पोस्टमार्टम करो। उपकला यानी कि ऊपर की त्वचा या फिर कवर, जैसे हम अपने मोबाइल को टूटने से बचाने के लिए ऊपर लेमिनेशन या कवर चढ़ाते हैं, बस वैसे ही, उदाहरण आपको समझाने के लिए, वैसे ही भगवान ने हमारे शरीर के अंगों को ढकने के लिए ऊपर जो सुरक्षा कवर चढ़ाया है वो उपकला ऊतक है। हमारी पूरी त्वचा, मुंह के अंदर का हिस्सा, पेट की आहार नाल सब इसी से बनी है। अगर यह केवल एक परत का है, मतलब अगर यह केवल एक परत का है तो सरल है, और अगर हमारी हाथ पैर की त्वचा की तरह कई परतों का वाटरप्रूफ कवर है तो इसे स्तरित उपकला बोला जाता है। सिंपल सी बात है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। सरल और स्तरित के बारे में समझ आया आपको? सरल मतलब कि ये इसने बताया ना कि जो उपकला ऊतक है, वैसे ये क्या कह रहा है, जो मनुष्य और जीव जंतु के अंदर कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उसमें भी जो पहला उपकला ऊतक है ना, वो 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला तो सरल कैटेगरी में बटा हुआ है, और दूसरा कौन सा है? स्तरित मेरे भाई, ठीक है, स्तरित। सरल क्या होता है तो सुनो, यह केवल एक परत का होता है तो इसे सरल उपकला कहते हैं मेरे भाई। और स्तरित क्या होता है? स्तरित यह होता है यदि हमारी हाथ पैर की त्वचा की तरह कई परतों वाला वाटरप्रूफ, हमारे हाथ पैर की जो खाल होती है ना, वो कई तरह की जो है उससे बना होता है मेरे भाई, ठीक है, कई तरीकों की जो है वाटरप्रूफ परतों से बना होता है, उसी को स्तरित बोला जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है, आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 9 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 9 क्या बोल रहा है? शल की उपकला की यहां पे बात कर रहे हैं, शल की स्तंभाकार और घनाकार उपकला का सच। तो देख लेते हैं, शल की उपकला चपटी होती है और रक्त वाहिनियों व फेफड़ों की कूपिकाओं में पाई जाती है। स्तंभाकार कोलम खंबे जैसी होती हैं और अमाशय की भीतरी परत में अवशोषण का कार्य करती हैं। घनाकार क्यूबोडोइल वर्गाकार होती हैं और लार व स्वेद ग्रंथियों में पाई जाती हैं। रोमाब के सिरों पर बाल होते हैं जो श्वास नालिका व अंडवाहिनियों में पाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। इसका क्या मतलब है? शल की उपकला, यहाँ पे लिखा है ना शल की उपकला, तो एक एक करके आपको बताता हूं शल की उपकला क्या होती है। तो शल की उपकला शल की उपकला जो है बिल्कुल चपटी कैसी होती है? टाइल जैसी होती है। टाइल होती है ना, टाइल, घरों में टाइल लगाते हैं, वैसी होती है। फेफड़ों की हवा वाली थैलियां, फेफड़ों की हवा वाली थैलियां में होती है। ये शल की उपकला बता रहा है कहां पर होती है? फेफड़ों की हवा वाली थैलियों में होती है, ताकि ऑक्सीजन आसानी से आर पार जा सके मेरे भाई, ठीक है। स्तंभाकार यहां पे लिखा गया है, स्तंभाकार, तो स्तंभाकार क्या मतलब है? ये लंबी लंबी, कौन? शल की लंबी लंबी खंबे या पिल्लर जैसी होती हैं। हमारे अमाशय कहां पर होता है? पेट के अंदर भोजन सोखने यानी कि अवशोषण का काम करती है। यहां पे एक और शब्द था क्यूबोडोइल, मैथ में पढ़ा है ना ये शब्द, क्यूबोइड, ठीक है ना, क्यूबोइड। ये पासो या लूडो के क्यूब जैसी चौकोर आकृति का होता है मेरे भाई, ठीक है। जो लूडो तो खेला हुआ ना, लूडो की आकृति कैसी होती है? गट्टे की, वो चकोर जैसी होती है। तो ये हमारी लार ग्रंथियों और पसीने स्वेद ग्रंथियों में पाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक और शब्द था रोमाब मेरे भाई, ठीक है। तो रोमाब क्या करता है? इनके सिरों पर बारीक धागे जैसे बाल लगे होते हैं। रोमाब में क्या होता है? इसके रोमाब के सिरों पर बारीक धागे जैसे बाल लगे होते हैं। ये हमारी श्वास नली में होते हैं, ठीक है। कहां पर होते हैं? ये रोमाब की बात कर रहा है। रोमाब कहां पर होता है? हमारी श्वास नली में होता है। क्या काम करता है? जो हम सांस लेते हैं, हमारे सांस के साथ क्या जाते हैं? धूल कण भी तो अंदर जाते हैं। तो उसी को, मतलब कि जो धूल कण अंदर जाते हैं ना, झाड़ू की तरह बाहर धकेलता है कौन? ये रोमाब। क्योंकि रोमाब किसका बना होता है? बारीक धागे बाल जैसा बना होता है। बस इतनी सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, और यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। सरल भाषा में बता देता हूं, इनके 4 रूप सीधे जोड़ी मिलाने के लिए परीक्षा में आते हैं, नोट करो, ठीक है। चलो मेरे भाई नोट कर लेते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो रही है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये सारा पूरा चैप्टर देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और आप बाद में ये कहोगे सच में यार मजा आ गया इतना डिटेल से, इतना आसान तरीके से पढ़ने में, ठीक है। तो शल की उपकला को देख लेते हैं। ये बिल्कुल चपटी टाइल्स जैसी होती हैं, जो फेफड़ों की हवा थैलियों। अब मेरे को क्या जरूरी थी ये चीजें लिखने की? क्या जरूरी थी मेरे को? ये मैंने यहां पे लिख दी एनसीईआरटी की डेफिनेशन, मैंने बोल के आपको बता दिया, काम खत्म, मैं चला जाता। लेकिन काम खत्म नहीं है मेरे भाई। काम खत्म ये होगा, देखो मैंने इस शल की उपकला को बिल्कुल आसान भाषा में यहां पे लिख दी, स्तंभाकार को बिल्कुल आसान भाषा में यहां पे लिख दिया। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, ना ही आपका काम खत्म हुआ है। हम दोनों का काम कब खत्म होगा? जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा ना, उस दिन हमारा काम खत्म होगा। इसीलिए बिना रुके, बिना थके, चाहे बीमार है वो आप, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती है, उसको बहाना मत बनाया करो, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि आज मेरे बुखार हो गया, आज मेरे जुकाम हो गया, मैं नहीं पढ़ सकता। ये सब बहाने हैं मेरे भाई, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा पढ़ लोगे तो मेरे भाई कुछ हो जाएगा? कुछ भी नहीं होएगा। उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी मेरे भाई, लगे रहना, ठीक है ना। चलो आते हैं दोबारा से।
तो ये देखो शल की उपकला के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो फेफड़ों की हवा थैलियों में होती है ताकि ऑक्सीजन आर पार जा सके। स्तंभाकार ये लंबी लंबी खंबे या फिर पिलर जैसी होती है जो हमारे अमाशय पेट के अंदर भोजन सोखने का काम करती है मेरे भाई। आगे चलते हैं, घनाकार यानी कि क्यूबॉइड, ये बिल्कुल पासे या फिर लूडो के क्यूब जैसे चकोर होती हैं जो हमारे लार ग्रंथियों और पसीनों की सफेद ग्रंथियों में जो है पाई जाती है मेरे भाई। ठीक है, रोमाब की बात कर लेते हैं। इनके सिरों पर बारीक धागे जैसे बाल लगे होते हैं, ये हमारे श्वास नलिका में होते हैं ताकि जब धूल का कण अंदर जाए तो ये झाड़ू की तरह उसे बाहर धकेल सके मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाग 7 पॉइंट नंबर 10 को देख लेते हैं मेरे भाई। ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है हड्डियों का गोंद और खून की नदियां मेरे भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई हड्डियों का गोंद, तो देख लेते हैं संयोजी ऊतक के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, संयोजी ऊतक देख के आए थे ना, मानव शरीर के 4 ऊतक। पहला ऊतक तो हम पढ़ के आ चुके हैं, ये पहला ऊतक यहाँ पे खत्म हुआ है, उपकला ऊतक, उपकला ऊतक। ठीक है, अब किसकी बात कर रहा है, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक की बात कर रहा है, उसके बाद तीसरे ऊतक की बात करेगा, उसके बाद चौथे ऊतक अंतर्विष्टि की बात करेगा, तब जाके ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, चलो भाई मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं, संयोजी ऊतक को देख लेते हैं। ठीक है, पूरे शरीर को जोड़ने वाला फेविकोल है मेरे भाई, सिंपल सी बात है। वैसे मैं डेफिनेशन नीचे बता के आया था, एनसीईआरटी क्या बोलती है, संयोजी ऊतक शरीर में सर्वाधिक 30% पाए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, संयोजी ऊतक जो है शरीर में सर्वाधिक 30% पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति भ्रूण के मीसोडर्म से होती है। रक्त एवं अस्थियां, हड्डियां मतलब अस्थि, हड्डियों की बात कर रहे हैं, खून और हड्डियां इसके प्रमुख उदाहरण है। मोस्ट कोशिकाएं हिस्टमैन, हिप्रेन, सीरोटेनिन का स्त्राव करती हैं, मतलब बहती हैं। वसीय ऊतक त्वचा के नीचे वसा का संचयन जो है करती है मेरे भाई। ठीक है, संयोजी ऊतक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आपका मूल कार्य क्या करती है, पूरे शरीर को आपस में जोड़ने वाला फेविकोल है जो अंगों को बांध कर रखता है। उपस्थिति, यह हमारे शरीर में कहां पर उपस्थित होते हैं, ज्यादा मतलब 30% जो है हमारे शरीर में ये उपस्थित होते हैं मेरे भाई। ठीक है, उत्पत्ति की बात करूं तो इनकी उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति, संयोजी ऊतक की उत्पत्ति कहां पर होती है, इनका जन्म भ्रूण की बीच वाली परत मीसोडर्म की से जो है होता है। उदाहरण की बात करूं तो हमारे हड्डियां और हमारा रक्त इसके जो है प्रमुख उदाहरण हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका सरल भाषा, फटाफट देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं मेरे भाई, 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, सरल भाषा। दूसरा सबसे वीआईपी ऊतक है संयोजी ऊतक, नाम से ही साफ है, संयोजी यानी कि कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला फेविकोल। यह हमारे शरीर में सबसे ज्यादा 30% पाया जाता है। यह अंगों को आपस में बांध कर रखता है। इसका जन्म बच्चे के पेट में भ्रूण के बीच वाली परत यानी कि मीसोडर्म से होता है। हमारी हड्डियां और हमारा खून इसी के उदाहरण है। इसी के अंदर एक वसीय ऊतक होता है जो हमारी त्वचा के नीचे चर्बी या वसा जमा करता है। जो लोग मोटे होते हैं उनमें यही वसीय ऊतक ज्यादा फूल जाता है और यह ठंड से भी जो है बचाता है मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं टेंडन और लिगामेंट की कमी ने भूलने वाली ट्रिक। चलो इसको भी देख लेते हैं मेरे भाई, ये क्या कह रहा है, एनसीईआरटी क्या बोलती है, तो एनसीईआरटी बोल रही है मेरे भाई, कंडरा पेशी को अस्थि हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, कंडरा पेशी को जो है अस्थि हड्डी से जोड़ता है। स्नायु अस्थि को अस्थि हड्डी से हड्डी जोड़ता है। ये बता रखा है, मतलब कौन किसको जोड़ता है ये चीज बता रहा है, टेंडन और लिगामेंट मेरे भाई। ठीक है, टेंडन या फिर कंडरा क्या होता है, इसको याद रखना मेरे भाई। ठीक है, टेंडन और लिगामेंट है ना, यहां पे लिख देता हूं, टेंडन और लिगामेंट, टेंडन और लिगामेंट में लिगामेंट। ठीक है, इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है मेरे भाई, इसमें आपको याद रखना है एमबीटी मेरे भाई, और इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपको रखता है बीबीएल मेरे भाई। ठीक है, बीबीएल। अब कैसे जोड़ता है, तो यहाँ पे देखो मेरे भाई। ठीक है, सरल भाषा में क्या लिखा गया है, एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा जाल है जिसमें बच्चे हमेशा फंसते हैं। आज 2 नाम अपनी खोपड़ी में हमेशा के लिए लोग कर लो, टेंडन और लिगामेंट। मैंने लिखा ना, टेंडन और लिगामेंट। एमबीटी फुल फॉर्म टेंडन की है और बीबीएल जो ट्रिक है वो किसकी है, लिगामेंट की है। पहली ट्रिक सुनो, एमबीटी यानी कि मसल्स, पेशी को हड्डी से जोड़ने वाला टेंडन कंडरा कहते हैं मेरे भाई। एमबीटी से क्या याद रखोगे, मसल्स को बोन, मसल्स, एम का मतलब क्या है, मसल्स, बी का मतलब क्या है, बोन, और टी से क्या बन जाएगा मेरे भाई, बोन, हड्डी से जोड़ने वाले को टेंडर कंडरा कहते हैं। टी से क्या बन जाएगा, टेंडन कंडरा कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, और दूसरी ट्रिक क्या है, बीबीएल, बी से क्या बनेगा, बोन, बी से क्या बनेगा, बोन, और हड्डी से जोड़ने वाले को लिगामेंट, एल से क्या बन जाएगा, लिगामेंट बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, लिगामेंट स्नायु कहते हैं। जब पैर मुड़ जाता है और मोच आती है तो पैर की हड्डी नहीं टूटती, यानी कि लिगामेंट खींच या फिर टूट जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में, इनको अच्छे से देख लेना। आगे चलते हैं मेरे भाई,
भाग 8 को देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 12 को देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 12 क्या बोल रहा है? तो पॉइंट नंबर 12 बोल रहा है अस्थि उत्तक, असित उत्तक, ओस्टियोब्लास्ट कोशिका और लाल असित मज्जा मेरे भाई। ठीक है, आरबीसी फैक्ट देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या बोल रही है? तो ये बोल रही है असित उत्तक, असित उत्तक का मैट्रिक्स ओसीन प्रोटीन से बना होता है। बड़े ही अजीब नाम है, डोंट वरी, नीचे सरल भाषा में लिखा होगा। ये देखो सारा सरल भाषा में लिखा है, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, असित उत्तक का जो मैट्रिक्स है वो किससे बना होता है? ओसीन प्रोटीन से बना होता है, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फेट के कारण कठोरता आती है मेरे भाई। ठीक है, इसकी कोशिकाओं को ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं, इसकी गुहा को मज्जा गुहा कहते हैं, जिसमें असित मज्जा मोन मैरो भरा होता है। लाल असित मज्जा में ही आरबीसी का जो है निर्माण होता है मेरे भाई। ठीक है, यहां से देख लेते हैं सरल भाषा क्या बोल रही है हमारी। हमारी जो कड़क हड्डी है, हमारी जो कड़क हड्डी है वो भी एक टिश्यू है मेरे भाई। ठीक है, टिश्यू यानी कि उत्तक है, जिसे असित उत्तक कहते हैं मेरे भाई। सिंपल सी बात आई समझ। आगे चलते हैं, हड्डी की कोशिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओस्टियोब्लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया मेरे भाई। डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, बताइए हड्डी की कोशिकाओं को साइंटिफिक नेम में किस नाम से जाना जाता है? तो ओस्टियोब्लास्ट नाम से जो है जाना जाता है। हड्डी के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? ये तीसरा क्वेश्चन बन गया, तो उसका नाम है ओसीन प्रोटीन। किसका बना होता है? तो इस ओसीन के ऊपर जब कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट का चूना जम जाता है तो हड्डी पत्थर जैसी कड़क हो जाती है मेरे भाई। अब इस सबसे बड़ा फैक्ट सुनो, जब आप मांसाहारी लोगों की तरह हड्डी को बीच में से तोड़ोगे तो उसके अंदर एक खोखली गुफा मिलेगी। देखिए ना, कभी आपने देखी है कोई जानवर मर गल गया होता है, उसकी कई बार हड्डी जो है दिख जाती है, आगे आमने आते जाते दिख जाती है, तो उस हड्डी क्या होती है? खोखली होती है, गुफा मिलती है, जिसे असित मज्जा या बोन मैरो कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसी बोन मैरो के लाल वाले हिस्से के अंदर हमारे खून की लाल कोशिकाएं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल इसको बोलते हैं, का जन्म होता है। यानी हमारा खून हड्डियों के कारखाने में बनता है मेरे भाई। कोई भी ऐसी चीज यहाँ पे नहीं लिखी कि जो आपको समझ ना आए, फिर भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बस इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ मेरे भाई। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। सबसे इंपॉर्टेंट उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करो जो आपको लगता हो, जो आपके दिल में लगता हो, जो आपके कैरेक्टर में लगता हो कि हाँ ये बंदा सच में मेहनत कर रहा है, इसके साथ ये शेयर करनी जरूरी है मेरे भाई। आई बात समझ में? बाकी भाई अपने को कोई सपोर्ट नहीं करता है, आप चाहो तो सपोर्ट कर सकते हो भाई को, बाकी आपकी मर्जी है मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। कमेंट सेक्शन में बताया करो यार वीडियो कैसी लग रही है, कैसी आपकी तैयारी यहाँ से हो रही है, कितना कुछ आपने सीखा। मुझे नहीं लगता कुछ सीखा होगा, क्योंकि जो मैंने मेरे थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज है वो आपको समझाने की, देने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। ठीक है, बाकी मेरे से तो बहुत बड़े बड़े महानुभवी बैठे हैं मेरे भाई सिखाने के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। पॉइंट नंबर 13 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 13 क्या बोल रहा है? उपास्थि की बात कर रहा है। अभी हमने क्या देखा था? असित की बात करी थी। अब देख लेते हैं उपासित, मुड़ने वाली साफ्ट हड्डी मेरे भाई। ठीक है, तो इसकी बात क्या कर रहा है? उपासित की, उपासित का मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है मेरे भाई। ठीक है, इसकी कोशिकाओं को कॉन्ड्रियोब्लास्ट बोलते हैं। सेम इसी का अपोजिट है। किसका अपोजिट है? असित उत्तक का अपोजिट है मेरे भाई। असित उत्तक का जो है अपोजिट है उपासित। ठीक है, वो कड़क था, ये मुड़ जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। यह कान और नाक के सिरों पर लचीलापन देती है। रक्त और लसी का तरल उत्तक होते हैं मेरे भाई। ठीक है, सरल भाषा देख लेते हैं। हड्डी की एक छोटी बहन है मेरे भाई। ठीक है, हड्डी की एक छोटी बहन है जिसे उपासित या फिर कार्टिलेज कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसका पोस्टमार्टम सुनो। उप प्लस अस्थि यानी जो पूरी हड्डी नहीं है बल्कि बहुत ही सॉफ्ट और मुड़ने वाली कुरकुरी हड्डी है, जो हमारे कान का बाहरी हिस्सा, कान का बाहरी हिस्सा होता है ना, देखना कान का बाहरी हिस्सा, कर्ण पल्लव या हमारी नाक की जो नोक है। नाक कैसे बनी होती है? ऐसे ही तो बनी होती है नाक। ये तो गलत बना दिया, क्या बना दिया ये? ठीक है, ये नाक जो है ऐसे ही बनी होती है यार, देख लेना। ठीक है ना, नहीं बन रही मेरे से नाक। जो कहने का मतलब है ये जो नाक की ये हड्डी होती है ना, इसको आप इस तरह मोड़ लेना या इस तरह मोड़ लेना, ये टूटेगी नहीं, ये बस फ्लेक्सिबल है, ये मुड़ जाती है मेरे भाई। ठीक है, ये कहने का मतलब है। नाक नहीं बनी तो नहीं बनी यार। ठीक है, आगे चलते हैं। उसे अपने हाथ से कितना भी मरोड़ लो वो टूटती नहीं है, बल्कि वापस सीधी हो जाती है। यही मुलायम जो जादू कॉन्ड्रिन प्रोटीन के कारण होता है, और इसकी कोशिकाओं को कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। खून, रक्त और लसिका हमारे शरीर के तरल संयोजी उत्तक है जो पूरे शरीर में दौड़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे देख लेते हैं, भाग 9 को देख लेते हैं। ऐच्छिक, अनैच्छिक और दिल की जांबाज मांसपेशियां। आपने देखी होगी कुछ हमारे जो क्रियाएं होती है शरीर में, ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती है। देखिए ना, देखिए ना, तो ऐसे ही कुछ मांसपेशियां भी होती है जो ऐच्छिक होती है और अनैच्छिक होती है मेरे भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं। रेखित या फिर ऐच्छिक पेशी कंकाल के थकाऊ मजदूर होते हैं मेरे भाई। ये जो हमारा कंकाल होता है ना, कंकाल ऐसे ही तो बना होता है, कंकाल ऐसे बना होता है, ये हड्डियों से ऐसे बना होता है।
ठीक है, ये कंकाल होता है मेरे भाई। ठीक है, ये कंकाल होता है। ये किससे बना होता है? तो ये कंकाल जो है रेखित या फिर ऐच्छिक पेशी, इनको क्या बोलते हैं? कंकाल का थकाऊ मजदूर बोलते हैं। देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। पेशी उत्तक में संकुचनशील प्रोटीन एक्टिन व मायोसिन पाया जाता है। याद रखना, पेशी उत्तक में जो संकुचनशील प्रोटीन एक्टिन व मायोसिन पाया जाता है। रेखित ऐच्छिक पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, बहुकेंद्रीय व बेलनाकार होती है और हाथ पैर में पाई जाती है। ये थकावट का अनुभव करती है। जो हमारे हाथ पैरों में थकान होती है ना, वो इसी के कारण होती है मेरे भाई। ठीक है, मतलब इसी के कारण हमें पता चलता है कि यार थकान हो रही है। ठीक है, सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की मांसपेशी होती है मेरे भाई। ठीक है, अब इसका सरल भाषा में देख लेते हैं क्या कह रहा है। तीसरा जंतु उत्तक है पेशी उत्तक मेरे भाई। ठीक है, तीसरा जंतु उत्तक कौन सा है? पेशी उत्तक है। हमारी मांसपेशियों के अंदर दो जादुई प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन मेरे भाई। ये स्प्रिंग की तरह सिकुड़ते और फैलते हैं, जिससे हमारे शरीर हाथ पैर हिलते हैं। पूरे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां हमारे जबड़े की होती है। मांसपेशियों का पहला अखाड़ा है ऐच्छिक पेशी या फिर रेखित पेशी। ये वो मांसपेशियां हैं जो पूरी तरह अपनी आपकी मर्जी या इच्छा से चलती हैं, जैसे आपके हाथ हो गए या फिर आपके पैर हो गए। जब आप चाहोगे तभी हाथ हिलेगा, या हमारी हड्डियों को कंकाल से बंधी होती हैं, इसीलिए इन्हें कंकाल पेशी भी कहते हैं। ये बहुत जल्दी थक जाती हैं और इनमें दर्द होने लगता है। पहली हो गई ऐच्छिक। अब जो है ऐच्छिक मांसपेशी देख ली, अब हम अनैच्छिक पेशी देख लेते हैं। जो मतलब हाथ तो ऐसी पेशी है ना जिसको हम हिलाएंगे तभी हिलेगा। अब ऐसी पेशी देखते हैं जिनको अनैच्छिक मांसपेशियां बोलते हैं, जो अपने आप हिलती हैं। चलो देख लेते हैं, इनको क्या बोलते हैं? अरेखित और हृदय पेशी। बिना थके 24 घंटे दौड़ने वाला, बिना थके 24 घंटे दौड़ने वाला सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो जाएगा? हमारा हृदय हो जाएगा, हमारा दिल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हमारा दिल हो जाएगा। चलो देख लेते हैं मेरे भाई, एनसीईआरटी क्या बोलती है। अरेखित अनैच्छिक पेशी इच्छा के अधीन नहीं होती, एक केंद्रिकीय होती है। एक केंद्रिकीय होती है और आंख की पलक, मूत्रवाहिनी व आहार नाल में पाई जाती है। हृदय पेशी केवल हृदय में होती है, जीवन भर लयबद्ध संकुचन करती है, बेलनाकार व शाखा युक्त होती है, इनमें थकावट नहीं होती है मेरे भाई। ठीक है, सरल भाषा में देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। मांसपेशियों का दूसरा रूप है अनैच्छिक पेशी। नाम से ही साफ है, जो आपकी इच्छा से नहीं चलती बल्कि अपनी मर्जी की मालिक होती है, जैसे आपके पेट की आहार नाल या आंख की पलकें। आंख की पलकों को आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, अपने आप पलक के झपकती है, तो उसको जो है अनैच्छिक मांसपेशी बोलते हैं। पेट में खाना जाने के बाद आप चाहकर भी उसे पचने से रोक नहीं सकते। हमारे पेट में जो खाना जाता है ना, हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बार बार बोलता हूं, याद रखना, खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पिया करो मेरे भाई। ठीक है, जैसे ही आप खाना खाओ ना, कहीं भी खाना खाओ, घर में खाना खाओ, तो उसके जो है ठीक 10 या 15 मिनट के बाद आपको पानी पीना है। क्योंकि 10-15 मिनट के बाद पानी नहीं पियोगे ना, एज इट इज जैसे खाना खा रहे हो उसी टाइम पानी पियोगे, तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है ना, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है? जैसे ही आहार नाल से खाना पेट में आता है ना, तो वो एक्टिव हो जाता है। उसको लगता है अब मेरा काम शुरू होने वाला है मेरे भाई। वो क्या काम करता है? खाना, जो बड़ा बड़ा खाना होता है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है मेरे भाई, पचा देता है। अगर उसमें उसी टाइम आप पानी पी लोगे तो एसिड क्या होगा? एसिड के ऊपर आपने पानी डाल दिया और वो काम नहीं कर पाएगा, खाना पचा नहीं पाएगा, और खाना पचा नहीं पाएगा तो फिर जो है खाना आपके पेट में सड़ जाएगा, और आगे की प्रोसेस आपको पता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। वो अपने आप जो है संकुचित होकर आगे बढ़ेगा, इसमें कभी थकान नहीं होती है। और सबसे आखिरी है मांसपेशियों का सबसे बड़ा जांबाज सिपाही, जिसको हम हृदय पेशी बोलते हैं। ठीक है, यह केवल आपके दिल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। यह बेलनाकार और शाखा युक्त होती हैं। इसका सिर्फ एक नियम है, जब से बच्चा मां के पेट में आता है तब से लेकर मौत के आखिरी सेकंड तक यह बिना एक सेकंड रुके लयबद्ध तरीके से धड़कती रहती है। जिस दिन इस हृदय पेशी ने कह दिया कि आज मैं थक गई, तो थकने का मतलब तो मेरे भाई समझ गए होगे। थकने का तो मतलब है फिर वो स्वर्ग चला गया। ठीक है ना, स्वर्ग ही जाएंगे, नरक थोड़ी जाएंगे यार। अच्छा काम कर रहे हैं हम, ठीक है ना, और मैं आराम करूंगी, समझो इंसान का टिकट जो है कट गया है मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फटाफट। भाग 10 को देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 16 को देख लेते हैं। तंत्रिका, उत्तक और न्यूरॉन का 1 मीटर लंबा केबल देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट, जल्दी चलते हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट, मस्तिष्क मेरुरज्जु एवं तंत्रिकाएं तंत्रिका उत्तक से बनी होती है मेरे भाई। ठीक है, याद रखना, मस्तिष्क मेरुरज्जु एवं तंत्रिकाएं तंत्रिका उत्तक से बनी होती हैं। इसकी कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, इनकी कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में कोशिकाएं, साइटोन, केंद्रक, डेंड्राइट्स, छोटी शाखाएं और एक्सोन लंबा प्रवर्धक होते हैं। एक अकेला न्यूरॉन 1 मीटर तक लंबा हो सकता है मेरे भाई, याद रखना। एक अकेला जो न्यूरॉन होता है वो कितने मीटर तक लंबा हो सकता है? 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। एक्सोन पर माइलिन आवरण और रेनवियर के नोड जो है पाए जाते हैं। फटाफट देख लेते हैं इसका सरल भाषा क्या कह रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो सरल भाषा कह रहा है, अब इस पूरे चैप्टर का सबसे आखिरी और सबसे एडवांस नेटवर्क क्या हो गया रे?
चलो अब इस पूरे चैप्टर का सबसे आखिरी और सबसे एडवांस नेटवर्क सुनो, जिसे तंत्रिका, उत्तक या नर्वस टिश्यू कहते हैं। हमारा दिमाग, मस्तिष्क और हमारी रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु इसी सुपरफास्ट केबल नेटवर्क से बने हैं। इसकी एक सिंगल कोशिका को हम न्यूरॉन कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि हमारा एक अकेला न्यूरॉन 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, यानी शरीर की सबसे लंबी कोशिका। इसका स्ट्रक्चर बड़ा मजेदार है। इसका जो मुख्य चौड़ा सिर होता है उसे कोशिकाएं, चल रही है ना, ठीक है, साइटोन कहते हैं, जिसके ऊपर बालों जैसे बारीक परवर्ध निकले होते हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। और इसका जो लंबा केबल जैसा धड़ नीचे जाता है उसे क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। इस एक्सोन के ऊपर करंट से बचने के लिए प्लास्टिक जैसा एक सुरक्षा कवर चढ़ा होता है, जिसे माइलिन आवरण कहते हैं। और इस कवर के बीच बीच में जो खाली गड्ढे या जोड़ छूटे होते हैं उन्हें रेनवियर नोड कहते हैं। इसी केबल से हमारे पूरे शरीर का करंट या संदेश पलक झपकते ही दिमाग तक पहुंच जाता है। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है मेरे भाई। अब आप बताना मेरे भाई ईमानदारी से, किसको ये चैप्टर समझ नहीं आया है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको ये चैप्टर करवाया है। कुछ भी यहाँ पर इतना डिफिकल्ट नहीं बताया है जो आपको समझ ना आए मेरे भाई, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर आपको समझाई है। आई होप आपको समझ भी आया होगा। अब आप जो है जज कर सकते हैं कि पूरा चैप्टर मुझे अच्छे से समझ आया है। अब इस चैप्टर से चाहे कितने भी क्वेश्चन निकल जाए मेरे भाई, ठीक है, 50, 100, 200 कितने भी क्वेश्चन निकल जाए, वो मैं जो है यहाँ पर बिल्कुल आसान भाषा में जो है निकाल लूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से आपके क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो एक एक करके अब बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है हम क्वेश्चनों को लगाना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। पेन थोड़ा सा ब्लैक ले लेते हैं, तो ले लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, कार्य एवं संरचना एक समान होती है क्या कहलाती है मेरे भाई? क्या होती है? उत्तक कहलाती है। सिंपल सी बात है, एक जैसी कोशिकाएं मिलकर ग्रुप बनाती हैं और ग्रुप मिलकर क्या बनता है? उत्तक बनता है, टिश्यू बनता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगा, बस आप पढ़ लेना, सारी चीजें मैं नीचे डिटेल से बता के आया हूं मेरे भाई, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, अभी हम ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों की बात करके आए थे ना। ये जो हमारी छींक है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताना हमारी छींक कैसे लिखेंगे मेरे भाई? छींक कैसे लिखेंगे? क्या छींक कैसी क्रिया है, ठीक है, कैसी क्रिया है, ये आपका क्वेश्चन है। चलो ऑप्शन भी आपको दे देता हूं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऐच्छिक, और ऑप्शन नंबर बी क्या है? अनैच्छिक मेरे भाई, ठीक है, अनैच्छिक। तो ये आप फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। आगे आ जाते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म उत्तकों का गहन अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है मेरे भाई? साइटोलॉजी। तो कोशिका विज्ञान को कहा जाता है। तो उत्तकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी या फिर औतिकी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है पौधों के तनों और जड़ों के बिल्कुल शीर्ष चोटी पर पाया जाने वाला वह कौन सा उत्तक है जिसके निरंतर विभाजन में पौधों की लंबाई बढ़ती है? तो 3 उत्तक हम देख के आए थे। एक शीर्ष देख के आए थे, ठीक है, एक पार्श्व देख के आए थे, और तीसरा और देख के आए थे मेरे भाई, ठीक है। शीर्ष का मतलब क्या था? शीर्ष का मतलब था सबसे ऊपर या फिर पौधों की जड़ मेरे भाई, जब से निचले वाला हिस्सा। तो पार्श्व, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? पार्श्व विभोजक नहीं होएगा, अंतर्विष्टि नहीं होएगा, शीर्ष विभोजक उत्तक हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये काम करता है, पौधों के सबसे ऊपरी हिस्से पर होता है, जिसके निरंतर विभाजन से पौधों की लंबाई बढ़ती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है घास या बांस आएगा भाई, ये बांस यानी कि बैम्बू की बात कर रहा है। घास या बैम्बू के पौधों की तने की गांठों पूर्व संधियों पर पाए जाने वाला, मैंने बताया था ना, ये ऐसे पेड़ बताया था, यहाँ से एक टहनी निकल रही है, यहाँ पे जो है गांठ होती है, ठीक है, गांठ होती है, इसी गांठ से जो है पौधों की टहनी बढ़नी स्टार्ट होती है। तो इस उत्तक को क्या कहा जाता है मेरे भाई? इस उत्तक को क्या कहा जाता है? अंतर्विष्टि विभोजक जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है मेरे भाई, जब हम कटी हुई लकड़ी के गोल तने को देखते हैं तो उसमें उपासित वार्षिक वलयों को गिनकर किसका पता लगाया जाता है? पेड़ की उम्र का पता लगाया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट ऑप्शन हो जाएगा वृक्ष की प्राचीन आयु, उम्र का पता लगाया जाता है, यानी कि उसके अंदर 50 वलय होंगे ना, 50 वलय यानी कि 50 छल्ले। तो आप बता देना भाई इसके अंदर क्या है? इस पेड़ की उम्र जो है 50 है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 बोल रहा है भाई, जब तेज आंधी तूफान आता है तो पेड़ की नाजुक डालियां पूरी तरह मुड़ जाती है परंतु
टूटती नहीं है। पौधों में यह जादुई लचीलापन किस ऊतक के कारण आता है, ये भी मैं बता के आया था, स्थूल कोण ऊतक या फिर कोलेकाइमा के कारण जो है ये आता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है नारियल का अत्यधिक कठोर और रेशेदार छिलका निम्नलिखित में से किस मृत सरल स्थायी ऊतक से निर्मित होता है। तो हमने देखा था ना, दृढ़ का मतलब क्या बताया था, स्ट्रोंग बताया था मेरे भाई, ठीक है, स्ट्रोंग बताया था या फिर कड़ा बताया था। तो ये किस में होता है, नारियल के जो छिलके होते हैं ना उसके अंदर होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द्रोणोतक की कोशिका भित्तियां इतनी ज्यादा कड़क और मोटी क्यों होती हैं, इसके ऊपर किस प्राकृतिक रासायनिक सीमेंट का जो है निक्षेपण होता है मेरे भाई। तो किसका होता है, लिग्निन का होता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 क्या कह रहा है, पौधों की जड़ों द्वारा सोखे गए जल और खनिज लवणों को तनों के माध्यम से ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने वाला जाइलम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हरी पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनाए गए पके हुए भोजन को टिफिन बॉक्स की तरह पौधों के सभी भागों में कौन दिशाओं में चारों दिशाओं में कौन ले जाता है, फ्लोएम ले जाता है, ठीक है, फ्लोएम ले जाता है ऊतक। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है मेरे भाई, कमल या जलकुंभी जैसे जलीय पौधे पानी की सतह पर तैरते हैं, मृदु का वह कौन सा रूप है जिसकी हवा भरी गुफाएं पौधे के तैरने में मदद करती है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, एरेकाइमा जो है हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है जंतुओं के शरीर की सबसे बाहरी परत त्वचा अंदरूनी अंगों को पूरी तरह ढकने वाले सुरक्षा का कवर या रक्षक ऊतक को विज्ञान में क्या कहा जाता है, उपकला बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था, उपकला देखा था, दूसरा हमने क्या देखा था, संयोजी देखा था। उपकला जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा था, पेशी देखा था। चौथा हमने क्या देखा था, तंत्रिका देखा था, ठीक है ना, देखा था ना, सारी चीजें सब कुछ दे दिया है मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, जंतुओं के फेफड़ों की हवा वाली थैलियों, जंतुओं के फेफड़ों की हवा वाली थैलियों और रक्त वाहिनियों की दीवारों पर पाए जाने वाली चपटी टाइल्स जैसी उपकला को क्या कहा जाता है। चपटी टाइल्स हमने देखी थी ना, तो इसको क्या बोलते हैं, शल्की बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 बोल रहा है कि ठीक है, अमाशय की भीतरी परत में भोजन के अवशोषण यानी कि सोखना और पाचक रसों के श्रावण का कार्य करने वाले खंबे जैसे लंबे उत्तक को क्या बोला जाता है, खंबे जैसे लंबे उत्तक, ऐसे मेरे भाई इनको क्या बोला जाता है, चलकी नहीं बोला जाता, घनाकार ये बोला जाता है, क्यूबोइड को मेरे भाई, क्यूबोइड भी नहीं बोला जाता, स्तंभाकार उपकला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हमारी श्वास नलिका और महिलाओं की अंडवाहिना में झाड़ू की तरह धूल के कणों और अंडों को आगे धकेलने वाले बालों युक्त ऊतक को क्या कहा जाता है। ये भी डिटेल से पढ़ के आए हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, रोमाब उपकला ऊतक हो जाएगा। देख के आए थे ना, रोमाब उपकला ऊतक क्या काम करता है, इसके अंदर छोटे छोटे बाल रहित होते हैं, मतलब छोटे छोटे बाल होते हैं जो ये कहाँ पर होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं, ये देखो लिखा गया ना, श्वास नली, जो हमारी मान लो कि ये श्वास नली है, इसके अंदर होता है एक, क्या होता है मेरे भाई, इसके अंदर एक रोमाब उपकला ऊतक होता है, ठीक है, रोमाब उपकला। इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे ऐसे बाल होते हैं मेरे भाई, ठीक है, ऐसे ऐसे जो है छोटे छोटे बाल होते हैं। अब ये छोटे छोटे बाल क्या काम करते हैं, अब बाहर से आप एक जो है वायु ले रहे हो, ठीक है, सांस ले रहे हो, तो सांस के साथ क्या आएंगे, धूल कण भी आएंगे, तो धूल कणों को ये अंदर नहीं जाने देता, वापस बाहर धकेल देते हैं ये बाल मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। 16 क्या बोल रहा है, मानव शरीर के सभी अंगों को आपस में बांधने, सहारा देने और फेविकोल की तरह पूरे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में 30% पाया जाने वाला उत्तक कौन सा होता है, संयोजी उत्तक होता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। मांसपेशियों को हमारी कड़क हड्डी से जोड़ने वाले उस मजबूत सफेद रेशेदार धागे को क्या कहते हैं जिसके बिना हम हाथ पैर जो है नहीं हिला सकते, तो कंडरा या टेंडन बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। कभी कभी चलते समय अचानक पैर मुड़ जाने से जो भयंकर मोच आती है, उसमें हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला कौन सा उत्तक जो है टूट जाता है, कौन सा उत्तक जो है टूट जाता है मेरे भाई। 18 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्नायु एवं लिग्मानेंट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 बोल रहा है कशेरुकी जीवों के शरीर के भीतर ऑक्सीजन ढोने वाला लाल रक्त अर्थात आरबीसी
का जन्म हड्डियों के भीतर मौजूद किस कारखाने में होता है? तो ये लाल असित मज्जा रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगले आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20। हमारी नाक की नोक और कान के बाहरी हिस्से, कान के बाहरी आवरण जो होता है पाई जाने वाली वह कौन सी मुड़ने वाली सॉफ्ट कुरकुरी हड्डी होती है जो बहुत लचीली होती है, उपासित होती है मेरे भाई। ठीक है, अस्थि की बहन होती है ये उपासित मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। 21 कह रहा है मांसपेशियों के भीतर पाए जाने वाले कौन से दो मुख्य संकुचनशील प्रोटीन है जो स्प्रिंग की तरह फैलकर हमारे शरीर को गति प्रदान करते हैं? एक्टिन मायोसिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार काम करने वाली ऐच्छिक पेशियां हड्डियों से जुड़ी होने के कारण कंकाल पेशी भी कहलाती है। इनमें से कौन सा लक्षण इनका सही उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? देख लेते हैं। ये कभी नहीं थकती, गलत है मेरे भाई। ये बहुत जल्दी थकावट का अनुभव करती है, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बिना केंद्रक के होती है, केवल दिल में पाई जाती है। ऐच्छिक रेखित पेशियां हमारे हाथ पैर की मांसपेशियों में हमारी मर्जी से चलती है। ये बहुत लंबी और बहुकेंद्रीय होती है। सारा डिटेल से नीचे पढ़ के आए हैं, आराम से बैठ के पढ़ लेना। 23 को देख लेते हैं। हमारे दिल की दीवारों में पाई जाने वाली वे कौन सी जांबाज मांसपेशियां जो इंसान के जन्म से मौत के बिना थके लयबद्ध होकर जो है धड़कती रहती है? तो कौन सी हो जाएंगी मेरे भाई? रेखित पेशी नहीं होती, अरेखित पेशी नहीं होती, हृदय पेशी कार्डियक मसल्स होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। हमारे मस्तिष्क, दिमाग की रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु और पूरे शरीर में फैले करंट के केबल नेटवर्क को बनाने वाले ऊतक को क्या बोला जाता है? तंत्रिका तंत्र जो है इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तंत्रिका ऊतक की अकेली मुख्य कोशिका न्यूरॉन कहलाती है। न्यूरॉन के पीछे जाने वाले उस मुख्य लंबे केबल जैसे प्रवर्ध को क्या कहा जाता है? एक्सोन इसको बोला जाता है, एक्सोन बोला जाता है ना। प्रत्येक न्यूरॉन में आगे संदेश ले जाने के डेंड्रोइट्स नाम की छोटी शाखाएं होती है और पीछे की तरफ संदेश भेजने की बहुत लंबा केबल जैसा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सोन कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है मेरे भाई। ठीक है, कौन सा अध्याय हमने किया है? अध्याय जो है 5 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था ऊतक मेरे भाई। ठीक है, ऑनेस्टली दिल से जो है फीडबैक देना, वीडियो आपको कैसी लगी है, कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो बस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई, और चैनल को भी शेयर कर देना अगर आपको लगता हो कि हाँ इन फ्यूचर में थोड़ा सा कुछ लिया जा सकता है इस चैनल से, तो आप ही हो मेरे भाई जो थोड़ा सा पुश कर सकते हो चैनल के बारे में। ठीक है, और आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे ही हम जो है दिल लगाकर पढ़ाई करते रहेंगे। कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ग्रुप डी का फॉर्म चल रहा है मेरे भाई, आप सभी को पता है ग्रुप डी का फॉर्म चला हुआ है। 3 जुलाई इसकी जो है लास्ट डेट है। भर देना भाई, फॉर्म तो भर ही देना। 500 रुपये के चक्कर में क्या फॉर्म भरो। लेकिन ये एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, इसके अंदर क्या नहीं बताई गई है? पोस्ट नहीं बताई गई है। और अभी जो हमारे चेयरमैन साहब है ना, लगातार फोटो लगाने में जो ट्विटर होता है ना उस पर लगातार फोटो शेयर करे जा रहे हैं। इतने बच्चों ने जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया, इतने बच्चों ने फाइनल सबमिट कर लिया। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, मिनिमम जब तक 10 लाख फार्म नहीं भरे जा सकते ना, ग्रुप डी में भरे जाते, तब तक इसकी लास्ट डेट बढ़ेगी। देख लेना आप, ऐसा नहीं है कि 3 जुलाई के बाद ये ओपन नहीं होगा, रीओपन मतलब इसकी बढ़ाया नहीं जाएगा, डेफिनेटली बढ़ाई जाएगी। ये वो है अपना हरियाणा में कम है ना, वो टम्पू है, जब तक भरया नहीं जाओगा। वो देखते हो ना, जब आप पेपर देने जाते हो तो वहाँ पे जो जहाँ पे आप जैसे कि बस स्टेशन पे जाते हो या रेलवे स्टेशन पे जाते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे ऑटो खड़े होते हैं आपको जो है परीक्षा केंद्र तक पहुँचाने के लिए। तो ऐसा थोड़ी है कि आपको लेके वो चल पड़ता है, नहीं चल पड़ता ना, जब तक वो पूरा नहीं भर जाता ठुक ठुक कर। ठीक है, जब तक 20-20 रुपए लेते हैं ना, वैसे भी 20 रुपए हो गए, उस टाइम में जो है बढ़ा दिया जाता है, किराया बढ़ा दिया जाता है। पैसे कमाने का एक जरिया है। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक 10-12 लाख फार्म नहीं भरेंगे ना बच्चे, तब तक इसकी डेट बढ़ेगी मेरे भाई। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि भाई पोस्ट बता देंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा बच्चों के लिए। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है पोस्ट नहीं बताई जाएंगी मेरे भाई, ये मेरी गट्स फीलिंग कह रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्या पता बता भी दे भाई, मैं गलत भी साबित हो। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ना इनके पैटर्न को, ये पोस्ट नहीं बताएंगे मेरे भाई। क्योंकि पोस्ट इसलिए नहीं बताएंगे, डिपार्टमेंट ने इनको नहीं बताई मेरे भाई आज तक पोस्ट। बताओ कैसे तो ये बैठे हैं बंदे, मतलब कि सबसे बड़े लेवल पर ये बैठे हैं, हर डिपार्टमेंट से ये पोस्ट मांगते हैं। 2 बार इन्होंने लेटर भेजा कि भाई कोई डिपार्टमेंट है बता दो पोस्ट है। इतने ढीठ है डिपार्टमेंट वाले, ये नहीं बता रहे कि पोस्ट है, और
ये देखो कुछ कर भी नहीं रहे। चलो हो सकता है कि आप पता डिपार्टमेंट ने पोस्ट बता दी हो, इन्होंने रिजर्व कर ली हो, पोस्ट निकाल ही ना रहे हो, बहुत कम पोस्ट निकालेंगे। इसीलिए बोलता हूं लंबा विजन रखो, अगर आगे की तैयारी कर रहे हो तो 2029 का विजन लेके चलो। इसीलिए कहता हूं आपको 2 से 2.5 साल HSSC की तैयारी करनी पड़ेगी, बिना रुके करनी पड़ेगी, बिना थके करनी पड़ेगी, बीमार हो तब भी पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। मैं इतना दावे के साथ विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं, अभी क्या चल रहा है 2026 जून चल रहा है मेरे भाई, जो बच्चा अभी से तैयारी जून 2026 से लेके 2029 तक जा सकता है ना, कंटिन्यूटी बना सकता है, मैं लिख कर दे सकता हूं उसका सिलेक्शन पक्का होएगा मेरे भाई, उसका सिलेक्शन पक्का होएगा। ये चीज आज आप लिख लेना मेरे भाई, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, 2 से 2.5 साल आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। ये दिमाग से निकाल देना कि मैं यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन ले लूंगा, शॉर्ट नोट्स ले लूंगा, एग्जाम डेट आके यूट्यूब से पढ़ लूंगा, MCQ लगा लूंगा, शॉर्ट नोट्स ले लूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा। आप बहुत ही गलत फहमी में जी रहे हो मेरे भाई, ठीक है, बहुत ही गलत फहमी में आप जी रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। डिटेल से ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर। HSSC के लिए तो 2 से 2.5 साल आपको लगाने पड़ेंगे। मैं चलने के लिए तैयार हूं 2029 तक आपके साथ। मैटर क्या करता है कि आप चलने के लिए तैयार है, मैं तो फ्री आपको दे रहा हूं, यहां पे फ्री में भी आप नहीं ले रहे। यही कोर्स देख लेना और मुझको बता देना, मुझको चलो नहीं बताना, खुद की अंतरात्मा को बताना कि भाई हरीश भाई जो कोर्स दे रहा है ना फ्री में, क्या सच में वो बिल्कुल फ्री के लायक भी नहीं है क्या मेरे भाई? मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पता ही है। अपनी अंतरात्मा को बताना। सबको धोखा दे सकते हो, सबको झूठ बोल सकते हो, अपने घर पर झूठ बोल सकते हो, माता पिता से झूठ बोल सकते हो। एक दिन आएगा जिस दिन आपकी अंतरात्मा कहेगी और कितना झूठ बोलेगा मेरे भाई, वो दिन आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? इसीलिए खुद से झूठ मत बोला करो, बाहर वालों से झूठ बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अंतरात्मा को बताया करो कि सिलेक्शन ऐसे ही होगा। वो हरीश भाई बोल रहे हैं ना, है उसकी बात में दम, यकीनन। ठीक है, तो चलो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, थोड़ा सा बातें हो गई है हमारी, ठीक है। और कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो बता देना, कल हम जो है इसका 6ठा चैप्टर कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। आज यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।